बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका रेगुलर सेशन का लेक्चर नंबर 1 है। ऐड करें मोदा आके बली साहब ये मोदा को बुलाएं, लेकिन माइक ऑफ करके बुलाएं। आपसे दरख्वास्त होगी कि आप लोग जो है अपने माइक्स का ख्याल रखेंगे। जब आपको सवाल करना है आप किसी भी वक्त अपना माइक ऑन कर सकते हैं और देखते रहिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू ये होता है कि मैं जब फुल स्क्रीन पे स्लाइड व्यू कर रहा होता हूँ तो फिर मुझे इसको मिनिमाइज़ करके दोबारा जो है वो टीम्स ऐप को ओपन करना पड़ता है और वहाँ से जिसका माइक ऑन होता है उसको म्यूट करना पड़ता है। तो इस तरह थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो होपफुली आप लोग जो है वो कोऑपरेट करेंगे सर जी। सर मुझे कोई स्लाइड शो नहीं हो रही। आप एक दफ़ा लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। अब जैसे ये मैडम का इशू है कि उनको स्लाइड नहीं शो हो रही, तो हमारे एंड से ये शो हो रही होती है। बाज़ औक़ात जब आपके पास नेटवर्क कमज़ोर होता है तो आपकी स्क्रीन पे स्लाइड नहीं नज़र आ रही होती। उसका सलूशन ये होता है कि आप या तो अपना कोई नेटवर्क स्विच कर लें, अच्छा नेटवर्क ले लें, या फिर ये है कि एक दफ़ा लीव करके दोबारा आप ज्वाइन कर लें। राइट, ओके सर, आई एम ट्राइंग। चलें जी। टीचर लाइसेंस टेस्ट प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और इसका पेडागोजी पोर्शन नईमुल्लाह मार साहब का भी अब आज के सेशन में दो तरह के लोग मौजूद होंगे। एक वो जिन्होंने डायरेक्टली मुझे ज्वाइन किया हुआ है उनको, और एक जो नईमुल्लाह मार साहब की नईम वर्चुअल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया। तो मैंने दोनों सेशंस को कंबाइन कर दिया। एक तो नए आने वाले तमाम कैंडिडेट्स को खुश आमदीद। इब्तिदा में एक दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अज़म के अंदर, इस मिशन के अंदर, अपने गोल के अंदर कामयाबियाँ अता फरमाए। और ये हातिम अली लिखा हुआ है, अल्लाह करे कि आपके हाथ में भी इस तरह की फ़ाइल हो जिसमें आपका नाम मौजूद हो और इसकी बेस पे आपकी प्रमोशन हो, आपकी सिलेक्शन हो, आप अच्छे अच्छे अहदों पे जाएं, अच्छे अच्छे इदारों के अंदर जाएं, घर के करीब इदारों के अंदर आपकी तैनाती हो। फिर आप मुझे नईमुल्लाह मार साहब को दुआएं दें और हम उन दुआओं की बदौलत दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ समेटें आपकी कामयाबियों के बाद। तो बहुत सारी दुआएं हैं। एक अर्ज़ है आप सब से कि बतौर टीचर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि स्टार्ट में मेरे सेशन में अगर 500 लोगों ने सेशन ज्वाइन किया या 100 ने किया है तो एट द एंड 20% लोग हमारे साथ होते हैं। ये मैं अपना पिछला 4-5 साल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहले दिन 100 लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है, तो जब मेरा आखिरी लेक्चर होता है तो 20 से 25 होते हैं। मैं आपको ये एक रियलिटी बता रहा हूँ, और कामयाब भी वही 20 से 25 होते हैं। एक स्केजुअल बनाएं अपना, उस स्केजुअल को फिक्स कर लें। सपोज़ करें कि आप कहते हैं कि जी इस टाइम मैंने लेक्चर लेना है और सुबह की नमाज़ के बाद इसको रिवाइज़ करना है, तो करें। इन केस एक दिन का रह जाता है तो हम सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे। आपने लाजमी किसी भी दिन उसको डबल करके करें या जैसे मर्ज़ी करें, आपने उसको लाजमी रिवाइज़ करना है, लाजमी पढ़ना है। एक लेक्चर स्किप हुआ, फिर दूसरा स्किप हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर दिल टूट जाएगा। ये होता है। तो इसलिए एक तो कंसिस्टेंट रहें अपने अज़म के साथ, अपने एक उसके साथ हिम्मत के साथ। मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने ऑनलाइन टीचिंग, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव पहले नहीं था। मैंने जस्ट एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। मुझे लोगों ने कहा कि आप हमें जो है ना टाइम दें। मैंने 2021 आवाज़ का इशू सर बाकी लोगों को आ रहा है, ये क्लियर है? नहीं आ रहा सर। ओके। जिनको इशू आ रहा होगा, ये मैंने एक पहले क्लियर है सर। ओके सर, एक गुजारिश की थी कि जिनको आवाज़ का या स्लाइड्स का इशू होगा वो लीव करके ज्वाइन कर लेंगे। मेरी तरफ से इशू नहीं है, तो इसलिए उनका नेटवर्क प्रॉब्लम जब होता है तो यही सोल्यूशन है इसका। तो मैं बता रहा था कि मैं 5 साल में, मुझे पहले कोई जानता नहीं था, मेरे ज़िले से बाहर कोई नहीं जानता था। ठीक है, मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं लगा रहा, मैं दिन रात मेरी बुक है उसके 6 एडिशन अब तक लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, जोन ऑफ एजुकेशन के नाम मेरा चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह नईमुल्लाह मार साहब की उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया। अब देखें, मैं बखर पंजाब का एक ऐसा ज़िला है जिसमें पंजाब के आधे से ज़्यादा ज़िला के लोग नहीं जानते, जिसको मैं एक ऐसे ज़िले से बिलोंग करता हूँ।
तो यहाँ पे बैठ के मैं सारे सिंध के लोगों को इस वक्त जो है वो एड्रेस कर रहा हूँ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि बेशक इसमें अल्लाह ताला की अता है, वालिदैन की दुआएं, लेकिन कंसिस्टेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है। कंसिस्टेंट रहें, अपना एक मिशन बनाए, गोल बनाए। कहाँ मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाला और कहाँ आज जो है वो सैकड़ों हज़ारों लोगों को एड्रेस कर रहा होता हूँ अपने ही घर के कमरे के अंदर बैठ के। ठीक है, ये सारी सब कुछ अल्लाह ताला की अता है। आप भी पहुंच सकते हैं। आपका भी नाम अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अपने प्रोविंस में नहीं, अपने एक नेशनल लेवल पे। इवन मेरे ऑडियंस इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, वो भी मेरे पेडागोजी के लेक्चर देखते हैं। बात करने का मकसद ये है कि आपको फिर अल्लाह ताला वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। शर्त यह है कि आप एक तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें और अपना जो टारगेट बनाए ना उस पर डट जाएं। हम आगे चलते हैं जी, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। एक ही बात अपने पल्ले बांध लें जो शुरू से आखिर तक साथ चलेगा इंशाल्लाह ताला। एक तो उसकी पैडागोजी में इंशाल्लाह ताला वो मार नहीं खाएगा। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है क्लासरूम मैनेजमेंट। इसको थोड़ा सा समझते हैं। दो टर्म्स हैं, क्लासरूम एंड मैनेजमेंट। माइक प्लीज़ ऑफ रखेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैं 2 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा शायद ऐसे प्यार से बोलूँगा, फिर मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मुझे भी फिर इरिटेशन होगी यकीनन कि आप लोग बिला वजह जब माइक ऑन रखेंगे तो फिर मसला तो होगा। क्लासरूम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे। अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। दो टर्म्स हैं, एक है क्लासरूम, दूसरी है मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट को देखें। क्लासरूम से तो आप बहुत अच्छी तरह आप सब वाकिफ़ हैं। मैनेजमेंट किसको कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं दूसरों से सही तरीके से काम लेना। ये बहुत सादा डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। दूसरों से सही तरीके से काम लेना। मिसाल के तौर पर आप टीचर हैं, आपने बच्चों का टाइम सही तरह से टीचिंग लर्निंग के अंदर यूज़ करना, ये मैनेजमेंट होगी। तो क्लासरूम मैनेजमेंट से क्या मुराद है? वो तमाम स्ट्रेटजीज़, वो तमाम टेक्निक्स, वो तमाम अप्रोचेस जो एक उस्ताद, एक टीचर यूज़ करता है, किस लिए कि उसकी क्लास के अंदर जो टाइम है ना बच्चों का, वो सही तरह से कहाँ किस मकसद के लिए यूज़ हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। यानी बच्चों का बिहेवियर डिसरप्टेड ना हो, टाइम का प्रॉब्लम ना हो। यानी ये ना हो कि एक ही बात पे सारा लेक्चर ख़त्म हो जाए। जैसे मैं लेक्चर देना शुरू कर दिया आपको मोटिवेशनल, इसी पे आधा घंटा ले जाऊँ, ऐसे नहीं। बैलेंस रखे, बच्चे का बिहेवियर को कंट्रोल रखे। कोई बच्चा गलती करता है तो उसके बिहेवियर को ठीक करने के लिए टेक्निक्स उसके पास होनी चाहिए। क्लास के अंदर जो फिज़िकल स्पेस है उसको सही तरह से यूटिलाइज़ करे। क्लास के अंदर जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स मौजूद हैं उनको सही तरह से यूज़ कर सके। बच्चों को सवाल जवाब करने का टाइम दे। बच्चों की इंगेजमेंट यानी बच्चों को टीचिंग लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व करे। ठीक है, आउटपुट मैक्सिमम हो, यानी बच्चे की लर्निंग मैक्सिमम हो। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की लर्निंग हो और कम से कम डिसरप्शन हो, इस इन्वायरमेंट को कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। इसको क्या बोलेंगे? क्लासरूम मैनेजमेंट। आप ये देखें, ये एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको इस पिक्चर को देखते ही लग रहा है कि यहाँ पे बच्चे जो है अपने टीचर के साथ इंगेज हैं, बच्चे बिज़ी हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या चीज़ है? सादा से लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव और ऑर्गेनाइज लर्निंग इन्वायरमेंट जो एक उस्ताद अपनी क्लास के अंदर क्रिएट करता है, ठीक है, ताकि बच्चे का टाइम मैक्सिमम जो है वो लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व हो, इसको कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। अब मैं कह रहा हूँ किसी का कैमरा ऑन ना हो, किसी का माइक ऑन ना हो, ठीक है, अननेसेसरी क्वेश्चन आप ना करें, जो रेलिवेंट है वो करें। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम फोकस्ड रहें किस चीज़ के ऊपर, जो हमारा टारगेट है। क्या? आज के लेक्चर को समझना। यही सर क्लासरूम मैनेजमेंट होती है। हम प्राइमरी से लेकर मास्टर डिग्री तक हमारे टीचर क्लास को जो कंट्रोल करते आए हैं बेसिकली वो क्लासरूम मैनेजमेंट करते आए हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं, रेफर टू द सेट ऑफ। ये किचन में कौन मोहतरमा काम कर रही हैं? ताहिरा साहिबा, माइक ऑफ करके करें प्लीज़। अच्छा, अब देखें, बात हम कर रहे थे कि ये कौन पढ़ेगा? डेफिनेशन कोई पढ़ दे शाबाश जल्दी से जी, आगे चलेंगे फिर जी। एनीवन जी, कोई to the set of It strategies, refers to the techniques, set and of approach employed strategies, by educators to create a positive and organized learning environment within a classroom setting. It involves effectively managing the physical space, instructional time, and student behavior
to maximum learning opportunities and promote student engagement. ओके, थैंक यू। ओके सर। अच्छा, अब ये देखें इसमें बात क्या की गई है, पॉजिटिव और ऑर्गेनाइज लर्निंग इन्वायरमेंट, नेगेटिव नहीं, डिसरप्टेड नहीं, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज बच्चे हों, कोई बैठने की सही तरतीब ना हो, टाइम को सही तरह से यूज़ नहीं ना किया जा रहा हो, अच्छा बच्चे का बिहेवियर जिस तरह का है टीचर उसको इग्नोर कर रहा हो, ये चीज़ें नहीं। इन सारी चीज़ों को जब प्रॉपर वे में एक टीचर लेके चल रहा होगा ताकि उसके 30 से 35 मिनट के अंदर सारा लेक्चर भी डिलीवर हो जाए, बच्चे भी बिजी रहें, बच्चों को समझ भी बात की आ जाए, इसको क्या कहते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट है, क्लास का टाइम है, क्लासरूम के अंदर मौजूद जितने भी टीचिंग लर्निंग मटीरियल जिनको AV एड्स हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, वो सारी भी सही तरह से यूटिलाइज़ हों, और बच्चे का जो बिहेवियर है सबसे इम्पोर्टेंट वो भी पॉजिटिव रहे, इसको कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। इसका मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्लासरूम मैनेजमेंट में जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सब का मकसद एक ही होता है, प्रोडक्टिव एंड इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, ताकि एक अच्छा और बेहतरीन लर्निंग इन्वायरमेंट क्लास के अंदर मेंटेन रहे, बरकरार रहे। हमारा जो मेजर टॉपिक है आज का, ये डेफिनेशन हमने देखी है, वो है लर्निंग थियरीज़ एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। लर्निंग थियरीज़ आप एक और जगह पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इनको देखेंगे लर्निंग थियरीज़ को कि क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ इनका क्या लिंक है। जो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका लेक्चर 11 है, आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 है, तो जो लेक्चर 11 वाले हैं वो पढ़ चुके हैं। आप लोगों को मैं इनकी बेसिक्स ज़रूर बताऊंगा ताकि आपको समझ जाए कि लर्निंग थियरी होती क्या है और क्लासरूम के साथ हम उनको कैसे लिंक करेंगे। अच्छा देखें, लर्निंग कहते हैं चेंज इन बिहेवियर को, ये आपको डेमो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। लर्निंग क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी ये बताती है कि बच्चा कैसे लर्न करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी बच्चा अपने माहौल से सीखता है, कुछ लोग कहते हैं बच्चा दूसरों को देख के कॉपी करता है, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा टेक्नोलॉजी से सीखता है, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा अपने जहन के अंदर उस चीज़ को इमेजिन करके उसके ऊपर थिंकिंग करके उसके ऊपर जो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन है उसके ज़रिए यानी मेंटल प्रोसेसिंग से सीखता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी बच्चा एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों से सीखता है या इन्वायरमेंट से सीखता है। तो ये मुख्तलिफ राय हैं जिसमें मुख्तलिफ जो एजुकेशनिस्ट हैं, थियरिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ अपनी राय देते हैं, ठीक है। कोई कहता है कि इन्वायरमेंट से सीखता है, कोई कहता है कि माइंड से सीखता है बच्चा, कोई कहता है कि जी बच्चा कहाँ से सीखता है, एक्टिविटी से। तो लर्निंग थ्योरी से क्या मुराद है? लर्निंग थ्योरी हमें बताती है कि बच्चे की लर्निंग कैसे होती है, हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। ये क्या किसकी डेफिनेशन है? लर्निंग थ्योरी की। तो अब हम इनको जोड़ेंगे किस चीज़ के साथ? क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ। कोग्निटिविज़म है, ठीक है, ये कहते हैं कि बच्चा माइंड से सीखता है। ह्यूमनिज़म ये कहते हैं कि फ्रीडम से, नीड्स के फुलफ़िल होने से बच्चा सीखता है, ठीक है। अच्छा, बिहेवियरिज्म कहते हैं कि इन्वायरमेंट से सीखता है। कंस्ट्रक्शनिज़म कहते हैं कि बच्चा एक्टिविटीज़ से सीखता है। ये मुख्तलिफ थीरीज़ हैं, हम इनको 1 बाई 1 देखेंगे, ठीक है। इनको हम 1 बाई 1 देखेंगे। माइक प्लीज़ ऑफ रखेंगे सर। वो एक फ़ीडबैक का मैसेज आया हुआ था कि फ़ारूकी साहब आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है कि किसी थाने के SHO हों। तो अभी ये इम्तियाज़ अली साहब आपका माइक ऑन है। अगर मैं यही काम बार बार करता रहूँगा तो मेरी फिर मजबूरी है SHO बनना। उसकी वजह यह है कि 2-3 मिनट हमारे ना ऐसे ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें बिहेवियरल थियरी, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसका मैं पहले बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। पहले एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, ये 2 इमेजेस आपको क्या बता रही हैं? ये इमेज ये दोनों एक जैसी हैं, इनका बैकग्राउंड सेम है। ये इमेज और ये इमेज क्या बता रही हैं? कोई बता सकता है इन दोनों का डिफरेंस? जी प्लीज़। सर एक में पनिशमेंट दी जा रही है। सर एक में बच्चे को टीचर डांट रही है और दूसरे में उसे कोऑपरेट कर रही है, उसे सिखा रही है। अच्छा, एक में तीसरे में एक में पनिशमेंट हो रही है। अच्छा अब देखें, एक में बच्चे को रिवॉर्ड दिया जा रहा है और दूसरा बच्चा उसे देख रहा है, उससे सीख रहा है कि अगर मैं भी ऐसा सर एक में करूंगा तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है और दूसरे में नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। वेरी नेगेटिव गुड, में जैसे पनिश वगैरह है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, इस इमेज को अगर आप देखें, इस इमेज को बच्चे ने कोई, मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ कि बच्चे ने कोई जवाब दुरुस्त दिया, टीचर उसको अप्रिशिएट कर रही है। अच्छा, इससे क्या बाकी बच्चे जो इस अप्रिसिएशन को देख रहे हैं वो मोटिवेट होंगे कि हमें भी दुरुस्त जवाब देना चाहिए, हमें भी मेहनत या कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो बेहतर हैं, हमें भी अप्रिसिएशन मिले? क्या कोई बच्चा कोशिश करेगा इसको देख के, इन बच्चों को देख के?
जी जी Yes, जी सर sir, सर, बिल्कुल जी सर करेगा। definitely. अच्छा, इस बच्चे ने शरारत की है, टीचर उसको पनिश करे, क्या बाकी बच्चे वही शरारत करेंगे? नो नहीं। सर यस बस नहीं अवॉइड नहीं नो करेंगे। सर बस ये बिहेवियरिज्म जो है ना, इसका यही फोकस है। ये कहते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, बच्चे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर, हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, बेसिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ही लर्निंग है। यानी कि हम बच्चे का जिस तरह का बिहेवियर देखते हैं ना, वही उसकी लर्निंग होती है। इस थ्योरी का फोकस क्या है, इस चीज़ के ऊपर है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है, जिसको कलेक्टिवली कहा जाता है री, रिवॉर्ड या पनिशमेंट को क्या हम बोलते हैं, री। ये थ्योरी ये कहती है कि लर्निंग री के थ्रू होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव रिवॉर्ड के थ्रू, पॉजिटिव रिवॉर्ड या नेगेटिव पनिशमेंट के थ्रू। ठीक हो गया, इसका यही फोकस है इस थ्योरी का। बिहेवियरिज्म क्या कहती है, माहौल यानी इन्वायरमेंट से बच्चा सीखता है। अब इन्वायरमेंट में क्या चीज़ होती है, या तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है अच्छी चीज़ों का, या फिर उसको पनिश किया जाता है। ठीक है, behavioral theories emphasizes the observable behavior and their responses to external stimuli। अब स्टिमुलस किसी भी ऐसी चीज़ को, किसी भी ऐसी चीज़ को कहते, जी सर जी जी सर, हमने जैसे समझा बिहेवियरल थ्योरीज, जैसे हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व, बच्चा करता है वही सब दूसरे बच्चे भी ऑब्जर्व करेंगे, हाँ ये उसमें आता है ना। जी यही। अच्छा, बात ये मैं कर रहा था कि स्टिमुलस क्या होता है। अब देखिए, एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये रिवॉर्ड एक स्टिमुलस था, ये पनिशमेंट एक स्टिमुलस है। कोई भी चीज़ जो किसी भी बिहेवियर को करने का बायस बनती है, प्यास लगी है स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स क्या है, पानी पीना, गर्मी लगी है पंखे एसी के नीचे वाटर कूलर के सामने बैठेंगे, ठीक है, ये रिस्पॉन्स होगा। स्टिमुलस क्या है, गर्मी है। तो भूख लगी है स्टिमुलस है, खाना खाएंगे रिस्पॉन्स है। तो ये थ्योरी ये क्या कहती है कि किसी भी स्टिमुलस जो कि एनवायरनमेंट से होता है, माहौल से आता है, उसके नतीजे में जो बच्चे का रिस्पॉन्स होता है ना, यही उसकी लर्निंग का बायस बनते हैं। और ये रिस्पॉन्स ऑब्जर्वेबल है, यानी आप उसको देख सकते हैं। स्किनर, पैवलोव जो है वो इसके की फाउंडर हैं इस थ्योरी के। ठीक है जी सर, इनके रिपीटेशन जो हम करेंगे उससे बच्चा सीखेगा जी, और मैं उसी उधर चीज आ को रहा हूँ रिपीट जी करेगा। जी मैडम, मैं उधर आ रहा हूँ, एक मिनट सिर्फ। अब ये लाइन लिखिए, मैं उधर आ रहा हूँ। अच्छा, अभी ये फर्स्ट सबसे लेक्चर में वाइडली यूज्ड encouragement कहेंगे। के से, इंकरेजमेंट यहाँ पे नहीं है, वेट करें थोड़ा सा। के से, के जी से, यानी ग्रेड 1 से लेकर 12 तक ये थ्योरी जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड होती है हमारे यहाँ। अच्छा, इस पे प्रिंसिपल जो अभी मैडम बता रही थी, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि लर्निंग री से होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव रिवॉर्ड या पनिशमेंट से होती है, जो कि बच्चा उसको देख के सीखता है। माइक अभी भी कुछ लोगों के ऑन है, प्लीज़ इसको ऑफ कर दें। रेपिटिशन एंड प्रैक्टिस, जैसे ये भी मोहतरमा कह रही थी, रेपिटिशन। अब ये देखें, एक बच्चे को रिवॉर्ड दिया, बाकी बच्चे कर रहे हैं, उनको भी रिवॉर्ड दिया, रेपिटिशन आ गई। एक बच्चे ने गलती की, दूसरे ने की, पहले को सज़ा, दूसरे को सज़ा, रेपिटिशन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह। अच्छा, हम इस पे बच्चों को ड्रिल भी करवाते हैं। आपने लॉज ऑफ लर्निंग 3 पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं। उस पे लॉ ऑफ रेडीनेस एक्सरसाइज, जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है वो बेसिकली प्रैक्टिस है। तो ये जो है ना, इस पे रेपिटेशन कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है बार बार एक चीज़ की, जिससे बच्चे की लर्निंग बेहतर होती है। ये है बिहेवियरल थ्योरी, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये 3-4 पेजेस की थ्योरी है। इसको अलग एक चैप्टर में बाद में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे सिर्फ इसका थीम समझाना था मैंने आपको। अब देखें, बिहेवियरिज्म के अंदर या इस थ्योरी के अंदर 3 तरह की सब थ्योरीज हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा की। ठीक है, इस सोशल बंडूरा थ्योरी, इसकी सोशल लर्निंग बंडूरा की, इसको अलग से भी हम पढ़ते हैं वैसे। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव ने दी। पैवलोव ने कहा कि जब एक न्यूट्रल स्टिमुलस एक मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट होता है ना, तो बच्चे की लर्निंग बेहतर हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा है, उसको ना उसको पता ही नहीं है कि नर्स का क्या काम है। नर्स पे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो नर्स को देख के ना खुश होता है ना रोता है। उसके लिए कॉमन सी चीज़ है कि नर्स गुजरती आती जाती है उसके सामने, वो अपनी अम्मी के साथ किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास गया। अब वो नर्स के ना खौफज़दा होता है ना खुश होता है। ये है न्यूट्रल स्टिमुलस। यही, अब इसी को एग्जाम्पल को थोड़ा माइंड में रखिएगा। अब उस बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, उसकी अम्मी उसको नर्स के पास लेके जाती है, वही नर्स उसको इंजेक्शन लगाती है। अब सवाल ये है कि उस नर्स से बच्चा खौफज़दा होगा या खुश होगा?
अगली बार जब उसको जहाँ देखेगा खौफ ज़दा होगा। उसके माइंड में क्या खौफ चीज ज़दा है? होगा। अच्छा, उस नर्स को देख के होगा सर। उस नर्स को देख के बच्चे के माइंड में क्या चीज आएगी, क्या ख्याल आएगा कि क्या करने वाली है ये? जी, प्रीवियस कि मुझे दोबारा इंजेक्शन सर यही लगाएगी, कि इंजेक्शन मुझे दोबारा इंजेक्शन लगाना है। लगाएगी, दर्द होगा। अच्छा, अब यही सर बात यही है। होगा कि तकलीफ होगी मुझे अब। हाँ हाँ, लर्निंग अकर्स व्हेन अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद अ मीनिंगफुल स्टिमुलस। इसी तरह आप ये देखें कि एक उस्ताद है, ठीक है, स्कूल के अंदर मौजूद है, उससे बच्चे को कोई खौफ व ख़तरा नहीं है, उसने ना कभी पढ़ाया है ना कभी उनकी क्लास में आया है, बच्चे को कोई ना खुशी है ना उससे गमी है। अब वो उस्ताद आया, मैथ एक बच्चे को अच्छी नहीं लगती, ठीक है, वही उस्ताद मैथ पढ़ाने आ गया, अब एक सब्जेक्ट ही उस बच्चे को अच्छा नहीं लगता, तो उसका टीचर उसको अच्छा लगेगा? जी नहीं लगेगा। अब देखें, वो न्यूट्रल था, उस टीचर के बारे कोई उसको परवाह नहीं थी, लेकिन अभी वो जुड़ गया है किसी एक सब्जेक्ट के साथ, मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ। इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अ स्टूडेंट फील एंग्शियस व्हेन हेयरिंग द स्कूल बेल बिफोर अ टेस्ट। ये एक और एग्जांपल है, ठीक है ना जी। अब एक टेस्ट होना है तो बच्चे पहले से खौफजदा हो जाती हैं, ठीक है, तो इसमें बेसिकली वो स्टिमुलस की बात हो रही है ना। तो ये है कि बच्चा किसी भी काम के होने से पहले उसको पता होता है कि ये काम होने वाला है। यानी मिसाल के तौर पर आप बच्चों से कहते हैं कि जी जो बच्चा सही जवाब करके ले आएगा उसको जो है 10 रुपये कैंडी या ये चॉकलेट इनाम में दी जाएगी। ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। लर्निंग से पहले जो उसका एंड है वो बता दिया जाता है। अच्छा, दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये एक दूसरी एग्जाम्पल है कि आप क्लास में पहुँच गए, क्लास में पहुँचने के बाद आपने क्या किया, बच्चों को कोई टेस्ट ले लिया, किसी को कुछ नहीं पता कि कोई रिवार्ड या पनिशमेंट मिलना या नहीं मिलना। अब जिन बच्चों ने अच्छा काम किया टीचर उसको रिवॉर्ड दे देता है, जिन्होंने नहीं किया, गलत किया, उनको टीचर पनिश करता है। अब अगली बार जिन बच्चों ने अच्छा काम किया, क्या वो मोटिवेट होंगे ना कि हमने ये काम दोबारा भी सही तरह करना है? जो जिन्होंने नहीं किया वो डर के मारे ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट देना एंड पे, ठीक है। इसको सर कहते हैं ऑपरेंट कंडीशन। इनको हम वैसे डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। अब इसमें क्या होता है कि पनिशमेंट या रिवॉर्ड बाद में ही बताया जाता है, पहले उसका कुछ नहीं बताया जाता। क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले पता होता है उसको कि ये होने वाला है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में नहीं पता, टीचर नहीं बता रहा, बाद में बताता है, ठीक है। तो अब इसमें देखें, पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट जब अंत पे दिया जाता है ना तो उससे बच्चे की लर्निंग बेहतर होती है, जबकि नेगेटिव जो दिया जाता है तो उस पर क्या होती है कि बच्चे की लर्निंग, बच्चा क्या करता है, अपनी गलतियों को दुरुस्त करता है। ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। फिर है सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा की। इसमें वो कहते हैं कि बच्चा, अब ये से देखें ना, ये वालिद नमाज पढ़ रहा है, बच्चा वैसे इमिटेट करने की कोशिश करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है। अम्मी को बर्तन साफ़ कर रही हैं, झाड़ू दे रही हैं, कपड़े प्रेस कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, तो बच्चा भी कहेगा कि मुझे भी यही काम करना है, ठीक है। तो उसको देख के एज इट इज़ कॉपी करना, इसको कहते हैं लर्निंग बाय इमिटेशन। ये सोशल लर्निंग है, एल्बर्ट बंडूरा ने दी। तो ये तीन वो चीज़ें हैं जो बिहेवियरिज्म के अंदर आती हैं कि बच्चा दूसरों को देख के सीखता है, ठीक है। यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ही उसकी लर्निंग होती है और बच्चा अपने माहौल से चीज़ें सीखता है। ये क्या कहलाती है, बिहेवियरिज्म। अब क्लास के अंदर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारा फोकस क्या है, ये तो हमने इसको अंडरस्टैंड किया ना। अब आपका सवाल, काइंडली इंक्रीज द वॉल्यूम। सर मेरा आवाज़ अपनी तरफ से बिल्कुल फुल है, बाकी लोगों को आवाज़ का इशू है? नो सर, नो सर, आवाज क्लियर है सर आपका, सर आप अपना जो माइक है उसकी आवाज़ ओके। अच्छा ओके, थैंक यू। बिहेवियरिज्म एंड क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ये हमारा असल सवाल यहाँ से आपका बनना है इस टॉपिक में। अब देखें हमने क्लास को कैसे मैनेज करना है। जो अच्छा बच्चा है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, क्लास वर्क करता है, होमवर्क करके आता है, हम उसको रीइंफोर्स करेंगे, प्रेज़, कोई स्टिकर देंगे उसको, कोई स्टूडेंट ऑफ द मंथ, स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे बना देंगे, ठीक है। तो मतलब उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे देंगे। ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूव एन अनप्लेजेंट कंडीशन व्हेन डिजायर्ड बिहेवियर अकर। मिसाल के तौर पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है कि रिमूव अनप्लेजेंट कंडीशन। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को आपने या क्लास को आपने कोई टास्क दिया कि घर जाके करें, तो वो बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में क्लास वर्क मुकम्मल कर लिए, तो आप उन्हें कहते हैं कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको चलें आधा कर लें, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड डिज़ायरेबल बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसको यूँ सादा लफ्ज़ों में समझ लें, पनिशमेंट, ठीक है। ये बड़े एहतियात के साथ हमें देनी होती है। अनवांटेड बिहेवियर को
हम क्या करते हैं, बच्चे को पनिश करते हैं ताकि बच्चा दोबारा ना करे। अब इसकी मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हैं। मिसाल के तौर पर टाइम आउट है, हम बच्चे को, एक मिनट प्लीज़, हम माइक प्लीज़ ऑफ कर देना सर, ये फिर बाद में मुझे SHO के टाइटल मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। काइंडली अपने माइक ऑफ रखें, सवाल है तो ज़रूर पूछें। अच्छा, बात मैं कर रहा था कि पनिशमेंट से, आप देखें एक बच्चा अच्छा काम करता है, रिवॉर्ड उसको दिया जाता है। एक बच्चा टाइम पे आता है, पूरा महीना उसकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं हुई, उसको उस्ताद अप्रिशिएट करता है। क्या बाकी बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे? यकीनन होंगे। एक बच्चा दूसरे बच्चे का कान खींचता है, उसकी बुक उठा के फेंक देता है, उसकी जगह पे जाके बैठता है, उसको धक्का देता है, टीचर पढ़ा रहा है, तो इस दौरान टीचर को क्या करना चाहिए? जी, क्या करना चाहिए? उसके लिए क्लैपिंग करवाएगा? जी शाबाश, बताए। पनिश करना चाहिए उसे। क्या करेगा टीचर? उसको पनिश करे, कैसे करेगा, कितनी तरह से कर सकता है? टीचर बच्चे से कहेगा स्टैंड अप, स्टैंड अप, आप क्लास में पीछे खड़े हो जाएं, क्लास में 10 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, क्लास से आउट कर दें। अच्छा, इस तरह उसको क्या कहेगा कि एक्स्ट्रा वर्क उसको दे देगा, तो ये पनिशमेंट होती है। टोकन इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी से मुराद ये है कि स्टूडेंट के साथ जो है ना, वो एक एग्रीमेंट कर ले, ठीक है, कि अच्छी कारकर्दगी दी। एक तो ये है ना कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि बच्चे काम कर रहे हैं तो आप उनको एंड पे अप्रिसिएशन दे देते हैं बगैर उनको पहले बताए, एक तो ये वे है। एक ये टोकन इकोनॉमी सिस्टम, टोकन इकोनॉमी सिस्टम ये है कि वो बाकायदा कोई रिवॉर्ड पहले से क्या कर ले, उनको तयन कर ले कि इस अच्छी परफॉर्मेंस पे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो बच्चों को वो रिवॉर्ड दे दे, वो स्टार है, पॉइंट्स है, स्टूडेंट ऑफ द वीक है, ताकि सारे बच्चे अच्छा बनने की कोशिश करें, क्लास में डिसरप्शन ना हो। अच्छा, मॉडलिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आप देखें मॉडल किसको कहते हैं? आपने ये मुख्तलिफ मॉडल्स को देखा होगा कि वो जो डिफरेंट डिज़ाइंस जो है वो डिफरेंट फैशन डिज़ाइनर होते हैं, वो फिर अपने मॉडल्स को वो चीज़ें पहनाते हैं और वो उसको शो ऑफ़ करते हैं। आपको पता है वो बेसिक पर्पज़ क्या होता है? वो दिखा रहे होते हैं कि ये इस तरह पहनना है, इस तरह इसको यूज़ करना है। तो एक उस्ताद एक मॉडल होता है, उसने बच्चे को बताना है कि आपका इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। मिसाल के तौर पर मैं टीचर हूँ, मैं टेबल के ऊपर अपनी टांगें रख के बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और बच्चों को मना कर रहा हूँ कि बेंच के ऊपर अपनी जो टांगें या डेस्क के ऊपर नहीं रखनी, तो क्या ये मेरा वे ठीक होगा? यकीनन ये ठीक नहीं होगा। मुझे ख़ुद वो काम करना है। मिसाल के तौर पर मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो आधा मैं लेटा हूँ, आधा मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं उसके साथ ऐसे टेक लगा के खड़ा हूँ जैसे कोई लागर बीमार है। तो टीचर का जो बिहेवियर होता है वो रोल मॉडल है, चूँकि बच्चे ने ऑब्ज़र्व करना है, उसको देखना है, इन्वायरमेंट से सीखना है। टीचर डिमॉन्स्ट्रेट डिज़ायर्ड एक्शन, अच्छी कम्युनिकेशन हो, गालियाँ ना निकाले, टीचर ख़ुद पंक्चुअल हो। एक टीचर 15 मिनट लेट आता है, 5 मिनट पहले चला जाता है, बच्चों को कैसे कहेगा कि टाइम पे आएँ? क्लियर रूल एंड कंसिस्टेंट रूटीन, वो रूल्स एंड रूटीन्स कंसिस्टेंट बनाए, ठीक है। वेट करें 1 मिनट प्लीज़। अच्छा, आगे देखें। वॉइस में इशू आ रहा है आपकी, बहुत कट रही वॉइस। अच्छा, आप आगे देखें। रूल्स क्लियर बनाए, शेपिंग बिहेवियर, छोटे छोटे स्टेप्स ले ताकि जो है ना वो मतलब एकदम से ना नहीं हो सकता। किसी भी बच्चे को आप उसके बिहेवियर को चेंज करना है तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप कहें कि एक ही दिन बच्चे का बिहेवियर ठीक हो जाए। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जी आइंदा मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये अच्छा काम करूँगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई अच्छा काम करने पे, अच्छी आदत अपनाने पे टीचर उसको जो है ना ये रिवॉर्ड देगा, ठीक है। ग्रुप कॉन्टीजेंसीज, तो छोटे छोटे ग्रुप क्लास में उस्ताद बना सकता है और उस पूरे ग्रुप को जो है ना अच्छे बिहेवियर पे, अच्छी परफॉर्मेंस पे वो रिवॉर्ड दे सकता है। ये वो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो बिहेवियरिज्म के थ्रू, बिहेवियरिज्म थ्योरी के थ्रू हम क्लास को बेहतर कर सकते हैं, क्लास के माहौल को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला है तो पूछ लें प्लीज़। जी सर। जी सर, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थोड़ा सा, क्या चीज़? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बेसिकली जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ना, मैं आपको समझाता हूँ वो क्या होता है। आप फ़र्ज़ करें टीचर हैं या आप मदर हैं, सिस्टर हैं, आपने बच्चे को, भाई को, छोटे को आपने घर में दे दिया टैबलेट। क्या कर दिया जी? टैबलेट दे दिया। आपने कहा कि जी ये जो काम है ना ये बेटा आप होमवर्क मुकम्मल करें, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको टैबलेट दे दूँगी,
ठीक है, अब एक बच्चे ने काम नहीं किया तो आप उससे टैबलेट वापस ले लेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। ये एक पनिशमेंट एक तो यही है कि बच्चे ने कोई शरारत की, आप उसको थप्पड़ मारते हैं, कान पकड़वाते हैं, क्लास से बाहर निकालते हैं, एक्स्ट्रा वर्क देते हैं। इसी तरह एक टर्म होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है, मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को क्या करना है, कोई होमवर्क देना है, तो आप लोग जो है ना वो होमवर्क मैंने ज़्यादा देना है ताकि आप सही तरह से उसको समझ सकें। अब ये देखें ना, एक्स्ट्रा होमवर्क क्या आप लोगों को पसंद होगा? जी, किसी भी स्टूडेंट को नहीं होता। अब आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं क्लास वर्क में, क्लास टेस्ट के अंदर, डिबेट में, डिस्कशन में अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो बतौर टीचर मैं कहता हूं कि चलें, जो मैंने आपको 2 दफ़ा लिखने को कहा था मैं आपको 1 दफ़ा लिखने को कहता हूं। क्या बच्चा इससे खुश होगा कि नहीं होगा? अगली दफ़ा क्या वो क्लास वर्क बेहतरीन तरीके से करेगा कि नहीं करेगा? इसको कहते हैं मैडम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। यानी जो अनप्लेजेंट स्टिमुलस जो, हाँ, उसको क्या कर देना है आपने, कम कर देना है, ख़त्म कर देना या कम कर देना है, ताकि बच्चा जो है ना उसके उससे वैसे भी जान छुड़ाए। जी 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 सर टोकन इकोनॉमी से रिपीट कर दें। टोकन इकोनॉमी ये है कि आप जो है ना जो अच्छा परफॉर्म करे उसके लिए रिवॉर्ड पहले फिक्स कर लेते हैं कि ये जो है टोकन दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर जो अच्छा होमवर्क करके आएगा उसको स्टार दिया जाएगा, उसको जो है वो लेबल दिया जाएगा, उसको बैनर दिया जाएगा, उसको स्टूडेंट ऑफ द वीक करार दिया जाएगा। ये मुख्तलिफ टोकन आप पहले सेट कर लेते हो, ठीक है, ये सेट कर लेते हैं। फिर जो हाँ जी, होमवर्क के लिए अलग कर लिया, मिसाल के तौर पर पंक्चुअलिटी के लिए अलग कर लिया है, क्लास में अच्छे बिहेवियर के लिए अलग कर दिया, ये टोकन इकोनॉमी है। जी, और कोई सवाल यहाँ पे? सर जैसे नेगेटिव, ये सर मेरे पास है सवाल। सर जैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, उसमें बच्चे का अनवांटेड बिहेवियर, जैसे कि उसका ज्यादा मोबाइल चलाना तो उससे मोबाइल छीन लेना, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ना? नेगेटिव पनिशमेंट है। अच्छा, और हाँ, नेगेटिव जी जी, जो मैंने आपको होमवर्क की एग्जांपल दी। चले आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये भी हो सकता है ना कि जैसे एक घर में बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है और उसने कोई टास्क उसको दिया, जैसे होमवर्क कंप्लीट करना है, बच्चे ने नहीं किया तो उससे वो जो टैबलेट, मैडम वो मैंने आपको एग्जांपल दी है, वो नेगेटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव पनिशमेंट है बच्चे ने गाली दी उसको थप्पड़ मार दो। नेगेटिव पनिशमेंट ये है कि उससे उसकी डिज़ायर्ड चीज़ वापस ले लो। ये नेगेटिव पनिशमेंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ये है कि आप उसको रिवॉर्ड देते हैं, कोई अच्छी चीज़ दे देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि उसकी अनप्लेजेंट स्टिमुलस को कम कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने उस बच्चे ने होमवर्क जो है ना घर पे मुकम्मल कर लिया है, आपने टाइम फिक्स किया हो कि 10 बजे से पहले नहीं सोना, पढ़ते रहना। अब उस बच्चे ने 9 बजे काम मुकम्मल कर लिया, आप उसे कहें सो जाएं, ठीक है, यानी वो 10 बजे तक नहीं, अब वो बच्चा रोज़ाना टाइम पे काम करने की कोशिश करेगा। ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आगे चलते हैं जी, क्लियर जी। आप स्कूल में सर, हाँ स्कूल में सर हम नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से रह सकते हैं ना, कि पॉजिटिव माना है उसी वक्त दे देना उसको, नेगेटिव माना है उससे वापस ले लेना, यस यस, कम कर देना, खत्म कर देना। बिल्कुल, पॉजिटिव में अच्छी चीज़ दे रहे हैं रीइंफोर्समेंट में, और नेगेटिव में बुरी चीज़ को कम कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, कॉग्निटिव थीरीज दूसरा कॉन्सेप्ट है। आप देखें, एक थीरी कह रही है कि बच्चे का माइंड कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ अपने माहौल से देख के सीख रहा है, वो रिवॉर्ड के चक्कर में है, पनिशमेंट से बचने के लिए अपने बिहेवियर को अच्छा कर रहा है। इसके अपोजिट एक थीरी आती है, उस थीरी का नाम है कॉग्निटिव थीरी। ये थीरी टोटली अपोजिट टू बिहेवियरिज्म है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो लर्निंग है ना, ये थिंकिंग से, मेमोरी से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आती है। वो थीरी बिहेवियरिज्म कहती है कि माइंड कुछ भी नहीं है, बच्चे का माहौल ही सब कुछ है। ये थ्योरी कहती है कि नहीं, बच्चा सोचता है अपने जहन से, उसकी एक जहन के अंदर एक मेमोरी, कोई याददाश्त होती है, ठीक है, वो अपने माइंड से चीज़ों को समझता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो प्लान करता है, ठीक है, वो चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए याद करता है, मेमोराइज करता है। माइक प्लीज़ ऑफ रखें। ये थ्योरी क्या कहती है कि बच्चे का अपने माइंड के ज़रिए से लर्निंग होती है, इन्वायरमेंट से नहीं होती। बिहेवियरिज्म क्या कहती है कि माइंड के ज़रिए बिल्कुल लर्निंग नहीं होती। किसके ज़रिए होती है? इन्वायरमेंट या माहौल के ज़रिए होती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर बिहेवियर से सोचता है। हाँ, जेरोम बिहेवियर से नहीं, अपने माइंड से सोचता है। जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर जो है ये कॉग्निटिविस्ट हैं। एक मिनट मुझे प्लीज़ इसकी डेफिनेशन मुकम्मल करने दें, फिर मैं आता हूँ। थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये
कहाँ से आते हैं? बच्चे के माइंड में होते हैं। हम किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, बुरा सोच रहे होते हैं, किसी को सही समझ रहे होते हैं, नहीं समझ पा रहे होते, किसी चीज़ को याद कर रहे होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स को अपने माइंड के ज़रिए से सॉल्व कर रहे होते हैं। ये थ्योरी कहती है कि इन्वायरमेंट में ठीक है वो देख रहा है, लेकिन असल काम तो अपने माइंड से कर रहा है ना। बिहेवियरिज्म कहते हैं कि नहीं, माइंड तो कुछ भी नहीं है, वही जो ऑब्जर्व कर रहा है वही सब कुछ है। ठीक है, ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। ये थियरी ये कहती है कि बच्चा जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, जैसे मैंने कहा कि लर्निंग एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है, तो नॉलेज एक्वायर करता है वो कहाँ से करता है? इन्वायरमेंट से नहीं, माइंड से करता है। वो थियरी कहती है इन्वायरमेंट से करता है। ठीक है, लर्निंग अकर्स थ्रू स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसको कहते हैं? मैंने उस दिन आपको पढ़ाया टेम्परेरी सपोर्ट, जो एक टीचर पहले शुरू में मुकम्मल पढ़ाता है। हाँ जी, टेम्परेरी हेल्प, शुरू में मुकम्मल हेल्प देता है, फिर वो उसको आहिस्ता 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 कम करता 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 ख़त्म कर देता है। जब वो सीख जाता है तो वो हम ख़त्म कर देते हैं। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे बच्चे को टीचर असिस्ट करता है, बच्चा अपने माइंड को यूज़ करता है, शुरू में बहुत कम, और एट द एंड वो खुद उसका मास्टर बना होता है। देखें, हम लोग टीचर हैं ना, तो किसी वक्त हम स्टूडेंट थे, आप इस वक्त भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैं इस वक्त टीचिंग करूं, ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चली? अपने टीचर्स के थ्रू। ठीक है, अब आप लोग इंशाल्लाह कल को पढ़ा रहे होंगे लोगों को यूट्यूब पे या क्लासेस के अंदर या घर में, तो वो आप लोग जो आज समझ रहे हैं कल ये समझा रहे होंगे। इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प लेना। तो कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि बच्चा क्या करता है, अपने माइंड से ही उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बाकी कोई रोल नहीं है किसी भी चीज़ का, इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं। अब कोई सवाल कर रही थी फीमेल जी, सवाल करें अब। गूगल से अगर हम जी सर आप सवाल डायरेक्ट सवाल पूछा करें जी, सवाल पूछें जो भी है। जी सर, मैम गूगल से अगर हम कुछ पूछें तो ये क्या मतलब स्कैफोल्डिंग है? नहीं, गूगल से सर्च करना मैं समझाता हूँ जी। सर आप क्या सवाल कर रहे थे? आपसे पहले वो सवाल कर रहे थे जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, अभी आपने दो थ्योरीज पढ़ाई हैं, एक बिहेवियर, एक वो दूसरी पढ़ाई है। ठीक है सर, उसके अंदर सर जैसे सर फिजिक्स के अंदर होता है, एक लॉ आया, उसके ऊपर दूसरा लॉ आ गया, कोई दूसरी थ्योरी आई तो वो वाली चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये दोनों थ्योरियां हमारे माइंड को अटैक कर रही हैं कि सर जी अभी तो 3 और पढ़नी है, थोड़ा 3-4 और पढ़नी है, थोड़ा सब्र करें, अभी खिचड़ी बनेगी। चटनी को समझते हैं हमारी ज़बान में, चटनी किसको कहते हैं? वो अभी बनने वाली है। हाँ अभी बनेगी। मैडम आपका जो सवाल है ना, अभी जो गूगल का सवाल है, गूगल से हम कुछ देखते जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। गूगल से आप कुछ देखते हैं क्या वो स्कैफोल्डिंग है? यस, अगर आप गूगल से यूट्यूब से सपोर्ट ले रहे हैं, पहले आपको बिल्कुल नहीं समझ आई, आप उससे सपोर्ट लेते हैं और वो सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता। मैडम मैं उनका सवाल मुकम्मल कर लूँ प्लीज़। तो आप अपनी सपोर्ट उसमें कुछ सारा लेक्चर देखते हैं, फिर उसका थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं। मेरा सवाल है सर। जी मैडम आप पहले सवाल कर लें, मैं बाद में जवाब उनको दे दूंगा। जी जी बोलें आप। अच्छा सवाल नहीं था तो अच्छा चले, मैं बात ये कर रहा था कि अगर गूगल से आप देखते हैं हेल्प ले रहे हैं, कंप्लीट हेल्प ले रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हेल्प आपकी कम होती जा रही है जो आप ले रहे हैं, देन स्कैफोल्डिंग है। ये मेरा सवाल है जी। कई कॉग्निटिव थ्योरीज कॉग्निटिविज्म थ्योरी जो है मैडम मैं इसको रियल लाइफ में अप्लाई होती है? बिल्कुल होती है। आप ये चीजें याद करें। सवाल करना है वो नोट कर दे, लास्ट 10 मिनट आप ज्वाइन वो क्वेश्चन आंसर ज्वाइन वो डील करें। मैडम कॉग्निटिविज्म देखे ना, आपको आपकी अम्मी का नाम पता है, अब्बू का नाम पता है। ये क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट में रखा करें, पूरा फ्लो जो है ना लेक्चर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। आवाज बिल्कुल कम हो रहा है। नोट कर लें। चलें आगे चलते हैं। ओके सवाल जवाब का सेशन रखें। जीन पे आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। सर आवाज नहीं आ रहा। मैडम मेरी तरफ से आवाज का इशू नहीं है, आप नेटवर्क कोई अच्छा ले लें, कोई 4G नेटवर्क ले लें, उस पर आवाज़ का मसला नहीं है, आवाज़ का मसला नहीं होगा। बाकी लोगों को आ रही है आवाज़। जीन पे आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इसकी जी जी सर ये जो आप बात कर रही हैं, ये कितने इयर्स के बच्चों की बात हो रही है? मैडम बर्थ से लेकर डेथ तक सबकी हो रही है। आप प्लीज़ थोड़ा सा सवालों का सिलसिला एंड पर रख लें तो बेहतर है। मैं हर टॉपिक के बाद आपसे क्वेश्चन लूँगा प्लीज़।
नोट कर लें, जो हाँ जो सवाल है वो नोट कर लें। जीन पियाजे की कोग्निटिव, अच्छा इसमें कोग्निटिविज्म में कौन कौन लोग आते हैं? जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, ये हम साइकोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसकी 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस हैं उसकी। तो ये थ्योरी भी इसी के अंदर आती है कि बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, बच्चा ऑब्जेक्ट्स को देख के अपने माइंड में एक इमेजिनेशन करता है, और बच्चा चीज़ों को देखे बगैर इंफॉर्मेशन को सुन के चीज़ें याद कर सकता है। लीव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी है, या आपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग मैंने आपको पढ़ाया डेमो के अंदर, ये वही बातें हैं। ब्रूनर की कॉग्निटिव ये थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसमें वो कहता है कि बच्चा अपने नॉलेज को ईजी से डिफ़िकल्ट वे में जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। शुरू में आसान चीज़ें उसकी समझ आती हैं, फिर और मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर और मुश्किल। जैसे सबसे पहले हम काउंटिंग सीखते हैं, फिर 2 डिजिट एडिशन, फिर 3 डिजिट, 4 डिजिट, फिर पॉइंट्स की जो है वो एडिशन सीखते हैं। इसको कहते हैं स्पाइरल करिकुलम। इजी से मुश्किल की तरफ हम चीज़ें कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते चले जाते हैं। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है कि हम चीज़ों को सुनते हैं, अपने माइंड में स्टोर करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने माइंड से उनको बाहर निकालते हैं। इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। जैसे अभी सर ये जैक आपका लेक्चर का आप अपने अहमियत। अच्छा मैं ना माइक ऑफ कर रहा हूँ, सवाल मैं एंड पे लूँगा क्योंकि माइक मुसलसल आप लोगों ऑन हो रहे हैं, तो मुझे सॉरी टू से फिर ये इरिटेशन होती है, अजीब सी कैफियत है। हाँ ये हेड में ऑन करें माइक सर। हाँ सर ये बर्नर कॉग्निटिव नहीं, मैं बर्नर कॉग्निटिव मैं तो हमें भी इरिटेशन हो रही है। चले एंड सवाल आपके लास्ट पे होंगे। माइक्स आप सबके ऑफ कर दिए गए हैं। मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बार बार रिक्वेस्ट पे भी मजबूर किया कि हमने नहीं समझनी आपकी कोई बात, तो फिर मैंने मजबूरन माइक जिन लोगों ने इशू बनाया उनकी वजह से ऑफ़ किए। अच्छा, बात हम क्या कर रहे थे? जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब इसमें देखें कि 4 इसकी स्टेजेस हैं, ये आपको डिटेल में अलग से पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे इतना समझ लें कि जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, बच्चे का माइंड बिल्कुल प्रिपेयर हो रहा होता है प्री ऑपरेशनल में, फिर बच्चा चीज़ों को देख के सीखता है, और फिर ऐसी स्टेज आती है कि उसके सामने कोई चीज़ नहीं भी है तो अपने माइंड में उसका आइडिया ले आता है। लीव वाइगोस्की की जीपीडी और स्कैफोल्डिंग ये आपने पढ़ ली है ऑलरेडी। ब्रूनर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें ये कहते हैं कि लर्निंग जो है ना स्पाइरल करिकुलम के थ्रू एक्टिव लर्निंग होती है बच्चे की। कैसे? मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि बच्चा इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ चीज़ें समझता है। सबसे पहले इजी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर हम जो है वो उसको सीखते हैं, हिंद से सीखते हैं, 1 2 3 काउंटिंग सीखते हैं, फिर 2 डिजिट एडिशन, 3 डिजिट एडिशन, फिर इशारिये की जमा, ठीक है, फिर लाखों करोड़ों की एडिशन हम कर लेते हैं। तो ये देखें, पहले हमने सिर्फ क्या नंबर्स को सीखा, और अब हम करोड़ों की एडिशन भी करके दे रहे हैं फिंगर टिप्स के ऊपर। तो इसने कहा कि बच्चा ईजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, ये है अपने माइंड के ज़रिए, ये स्पाइरल करिकुलम है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, इनकोड, स्टोरेज एंड डीकोड या रिट्रीवल। इनकोड कहते हैं माइंड के, अपने माइंड में किसी चीज़ को ले जाना, ठीक है, यानी समझना किसी चीज़ को, जैसे इस वक्त आप इनकोड कर रहे हैं। स्टोरेज, आप इसको बार बार पढ़ के इसको याद करेंगे। रिट्रीवल, कल जब मैं CRQs का टेस्ट लूँगा या आपका टेस्ट लेगा IBA, तो उस वक्त आप यही जवाब लिख रहे होंगे, ये रिट्रीवल कहलाता है। अब ये कॉग्निटिविज्म को हम क्लास में कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले देखें प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। हम जो कि जानता होगा एक उस्ताद, उसे पता है कि मैंने बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना, ठीक है। बच्चा समझ सकता है, चीज़ों को इनकोड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है माइंड के ज़रिए। अब उसको इजी से कॉम्प्लेक्स वे में जब ले जाएंगे तो बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ख़ुद इस काबिल होगा कि वो अपनी नॉलेज को ख़ुद कंस्ट्रक्ट करे। तो हम क्या करेंगे? मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करेंगे, बच्चों को डिस्कशन में, क्वेश्चंस में, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में, यानी ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इन चीज़ों के अंदर हम उसको इन्वॉल्व करेंगे। स्कैफोल्डिंग आपको मैंने पढ़ाया कि बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट हम देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं। ये आपने डेमो 2 के अंदर भी या शायद बल्कि डेमो 1 के अंदर मैंने आपको ये स्कैफोल्डिंग पढ़ाया था डिटेल से। यूज़ प्रायर नॉलेज। अब देखें प्रायर नॉलेज से क्या मुराद है? एक चीज़ आप पहले, अब स्कैफोल्डिंग आप पहले से जानते हैं ना, तो मैं उसी की एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। इसको कहते हैं लिंकिंग द प्रायर नॉलेज।
बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक करना ताकि बच्चे के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चन दे। ओपन एंड से मुराद ये जिसका सिंगल आंसर ना हो, बच्चा मल्टीपल वे से सोचे, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करे और फिर उसका सोल्यूशन निकाले। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया है। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही लेक्चर के अंदर एक से ज़्यादा मेथड से बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, ताकि हर तरह के बच्चे को, जो हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर तरह के बच्चे के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। फिर है स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉर कोग्निटिव लोड मैनेजमेंट। इसमें इंस्ट्रक्शन टीचर अच्छी तरह से दे। चंक टास्क कहते हैं, अब ये देखें ना, एक टॉपिक आपने 30 मिनट में पढ़ाना है तो एक साथ आप पढ़ा देते उस एक ये तरीके, एक ये है कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आज के टॉपिक को मुख्तलिफ सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया, लर्निंग थियरीज़ को, कोग्निटिविज़म है, बिहेवियरिज्म है, ह्यूमनिज़म, इस तरह से। इसको कहते हैं चंकिंग, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करके पढ़ाना ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। तो ये हम करेंगे ताकि बच्चे की डेवलपमेंट हो। अब यहाँ पे चूँकि माइक आप लोगों के ऑफ है, सवाल होता कि जब सारे बच्चे अच्छी तरह से एक चीज़ को समझ रहे हैं, क्या वो डिस्टर्ब करेंगे क्लास को? जवाब होगा नहीं। और उस्ताद बड़ा फ़िलासफ़र बना हुआ है और बच्चों को समझ नहीं आ रही, तो क्या क्लास डिस्टर्ब होगी? जवाब है यस, होगी, ठीक है। तो इसलिए उस्ताद को चाहिए कि अपनी रूटीन जो है वो बेहतर करे, इंस्ट्रक्शन क्लियर हो, विजुअल एड्स हो को वो यूज़ करे, ठीक है। तो ऑडियो एड्स को वो यूज़ करे। कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो बच्चों के ग्रुप बनाए, ग्रुप वर्क से उनको समझाने की कोशिश करे। मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज़ कहते हैं अपनी सोच के ऊपर सोच। मिसाल के तौर पर आपसे मैं सवाल करता हूँ ना जी, व्हाट इज़ एजुकेशन, आपको 2 या 3 डेफिनेशंस आती हैं एजुकेशन की, आपने याद की हुई हैं। अब आप मुझे ना जी सोचते हैं कि आप मुझे इनमें से कौन सी डेफिनेशन बताएंगे यहाँ पे इस सिनेरियो में, सिचुएशन में। इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन के आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं अपने माइंड के अंदर, तो उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। इसको कहते हैं टू थिंक अबाउट देयर ओन लर्निंग, जो कुछ उन्होंने याद किया उसके बारे में सोचना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चनिंग टेक्निक, तो बच्चों से हम सवाल जवाब करें ताकि बच्चा इनकरेज हो वो क्लास के अंदर जो है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्लासरूम मैनेजमेंट में कोग्निटिव थ्योरी के अंदर आती है ना, वो होती है क्वेश्चनिंग। कैसे कि हम बच्चे से ना क्वेश्चन करते हैं, जो बच्चा शरारत कर रहा है आप उससे क्वेश्चन कर लें, ठीक है, उससे क्या करें, क्वेश्चन कर लें, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो शरारतें कर रहे हैं, जिस साइड से आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं वहाँ से सवाल करना शुरू कर दें, बड़े अटेंटिव होकर बैठेंगे। स्पायरल करिकुलम, ये मैंने अभी बताया आपको कि हम इजी चीज़ें लेते हैं, फिर उनको रिपीट करते हैं, मुश्किल की तरफ और मुश्किल की तरफ और मुश्किल की तरफ और मुश्किल की तरफ लेके चले जाते हैं, ये स्पायरल करिकुलम कहलाता है। ये वो कोग्निटिविस्ट जो है ये कहते हैं कि इन तमाम स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके बच्चे की लर्निंग को आप बेहतर करें, बच्चे को क्लास के अंदर इंगेज करें थ्रू क्वेश्चंस, बच्चे को मुख्तलिफ वे से पढ़ाएं ताकि हर तरह से उसकी जो उसका माइंड चीज़ों को एक्सेप्ट करे। हमारे पास लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, आपने डेमो लेक्चर 1 के अंदर भी पढ़ा था, तो स्टाइल डिफरेंट है तो बच्चा डिफरेंट स्टाइल से सीखता है। तो मल्टीपल आपका टीचिंग मेथडोलॉजी हो, बच्चों के ग्रुप से उनको समझाएं। जब ये सारा आप काम कर रहे होंगे, चूँकि बच्चा बिजी होगा कहाँ पे, अपनी मेंटल डेवलपमेंट में, वो कॉन्सेप्ट बना रहा होगा, तो वो क्या करेगा, बड़ी तवज्जो के साथ क्लास में बैठेगा। उसके बाद है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी मैंने जैसे पहले बताया कि ये 2 जगहों पे इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात कुछ लोग इसको बिहेवियरिज्म के अंदर रखते हैं, या वैसे ये अलग से भी है, तो यहाँ पे हम इसको अलग से भी पढ़ रहे हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बेंडूरा ने दी। अगर आप इस बच्ची को देखें और इनके पेरेंट्स को, तो जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं, शी इज़ ट्राइंग टू इमिटेट हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को क्या कर रही है, कॉपी करने की कोशिश कर रही है। बाबा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, पढ़ना नहीं आता मुझे अभी, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। दिस इज़ कॉल्ड इमिटेशन। इमिटेशन ये है कि हम दूसरों को जैसा करता देखते हैं, एज इट इज़ उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, इमिटेट यानी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये थर्ड थ्योरी है, ये कहती है, अब पहली थ्योरी क्या है कि हम माहौल से रिवॉर्ड या पनिशमेंट के ज़रिए से सीखते हैं। दूसरी थ्योरी क्या कहती है, कॉग्निटिविज़म, के हम अपने माइंड से सोच विचार, थिंकिंग, इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी के ज़रिए सीखते हैं। तीसरी थ्योरी आ गई एल्बर्ट बेंडूरा की, ये कहते हैं कि जिस तरह दूसरों को करता देखते हैं वैसे ही हम करते हैं। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन है। अब्बा नमाज़ पढ़ रहा है,
जय नमाज उठा के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। ठीक है, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, ये क्या कहलाती है? सोशल लर्निंग थ्योरी कहलाती है। स्टूडेंट लर्न बाय वाचिंग अदर्स, पीयर्स, टीचर्स, द इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड पर्सनल फैक्टर इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस द लर्निंग। आप देखें, दूसरों को ऑब्जर्व करके क्या करना? लर्निंग करना। अब इसमें ऑब्जर्वेशन है, दूसरों को देखना और कॉपी करना। ठीक है, बाबा नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं भी नमाज़ पढ़ूंगा। ये जी बबल्स बना रहे हैं अम्मी, तो मैं भी बनाऊंगी। ठीक है ना जी। तो ये बच्चा जो है ना, इसको टीचर अप्रिशिएट कर रही है, तो मैं भी इसी तरह का काम करूँगी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसमें की कंसेप्ट कौन कौन से हैं? दूसरों को देख के कॉपी करना। मॉडलिंग, जैसे दूसरे कर रहे हैं, ये कर रही है, मैं भी वैसे ही करूँगा। ठीक है। विकेरियस रीइंफोर्समेंट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मिलता है किसके साथ? रिवॉर्ड, ये बिहेवियरिज्म के साथ लिंक करता है। दूसरे को रिवॉर्ड मिल रहा है तो मैं कोशिश करूँगा मुझे भी वो मिले, दूसरे को सज़ा मिल रही है तो मैं एज ए स्टूडेंट कोशिश करूँगा कि मुझे ना मिले। ठीक है, तो लर्निंग फ्रॉम अदर्स रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, एक बच्चे को टीचर ने अप्रिशिएट किया, ये बच्ची बड़ी हसरत से देख रही है कि काश मेरे साथ भी ये टीचर हाथ मिलाती। क्यों? क्योंकि ये चाहती है कि मुझे भी वो रीइंफोर्समेंट मिले। इसी को कहते हैं विकेरियस रीइंफोर्समेंट, दूसरे के अच्छे काम को देख के खुद अच्छा करना, दूसरे के बुरे काम की सज़ा को देख के खुद उस काम को छोड़ देना ताकि उस जैसी सज़ा ना मिले। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी, ये कहते हैं किसी भी बच्चे, हर बच्चे को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी हुई है कि वो कामयाब हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि इंशाल्लाह आप सब होंगे, ये सेल्फ एफिकेसी कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर। अब इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें, मैं आप सबके क्वेश्चन लूँगा, यकीनन लूँगा, जितने भी क्वेश्चन हैं जिस भी टॉपिक के हवाले से, काइंडली आप उनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आपके लूँगा, जहाँ पे जिसको समझ नहीं आएगी मैं समझाऊँगा, बट वो माइक के ओवर यूज़ की वजह से फिर हमने इसको माइक ऑफ किए। टीचर एज अ रोल मॉडल, उस्ताद क्या होता है? रोल मॉडल है। वो ख़ुद पंक्चुअल है, एम्पैथेटिक है, यानी हमदर्दी करने वाला है, वो मोटिवेटेड है, तो बच्चे उसको क्या करेंगे? देख के वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करेंगे। पीयर मॉडलिंग, अब कुछ क्लास के अंदर न कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो क्या करना चाहिए? स्टूडेंट के लीडर बना देने चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप बना के उस्ताद को लीडर बना देना चाहिए कि ये लीडर है जो अच्छा बच्चा हो, ताकि बाकी बच्चे भी उसको इमिटेट करें। ये भी एक वे है, वो एक मॉडल होता है बच्चा। विकेरियस रीइंफोर्समेंट, ये मैंने बताया है कि जो अच्छा बिहेवियर है किसी एक बच्चे का, वो आप उसको रिवॉर्ड देंगे ना, तो बाकी बच्चे उसको देख के क्या करेंगे? वैसे ही इनकरेज होंगे उसके जैसा काम करने के लिए। कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग में हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट देंगे, बच्चों के पेयर बना देंगे, ग्रुप्स बना देंगे, डिस्कशन उनकी कराएंगे, ताकि ये बच्चे जिस तरह का दूसरा बोलने का एक्सेंट है, जिस तरह उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लिखने का एक्सेंट है, बच्चे उसी तरह से उनको देख के वैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, सवाल का जवाब देना, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखेंगे। मल्टीमीडिया रियल लाइफ एग्जांपल, हम कोई वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं, कोई रोल प्ले, कोई केस स्टडी कहते हैं, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेके सामने पेश करना बच्चे को, वो बच्चे को दिखा, अब्दुस्तारीदी की दिखा सकते हैं, इमरान खान की, कायद आज़म की, किसी क्रिकेटर की, किसी आर्टिस्ट की, किसी टीचर की, स्कॉलर की, उसकी स्टोरी हम, ताकि बच्चे उस जैसा बनने की कोशिश करें, अच्छा बनने की। उसके बाद इनकरेजिंग सेल्फ एफिकेसी, बच्चे को उसको मोटिवेट करना कि वो अपने टारगेट खुद सेट करे। ठीक है, फिर उनको हम फीडबैक दें कि आप वाकई आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है क्लियर एक्सपेक्टेशन विद द मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन, जो एक चीज़ करके आप दिखाते हैं ना बच्चे को कि देखिए जी पानी ऐसे पीना है, हमने पानी पीने की ये सुन्नतें ऐसे पीना है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन आपकी क्लियर हो। ठीक है, तो वो मतलब बेहतरीन वे में आप करके दिखाएं, जिस तरह से भी हो। सलाम किस तरह करना है, छोटों के साथ कैसे पेश आना है, अपने से बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, ये जो मॉडल है ना उस्ताद, तो ये बड़ा क्लियरली जो है वो बच्चों को बता रहा हो। फिर है पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स, वैसे आपके पास जवाब में लिखने के लिए इतनी स्पेस नहीं होगी जितनी मैंने ये हेडिंग्स दी हुई हैं, आप इनमें से 3 से 4 या 5 मैक्सिमम जो आपको आसानी से याद हो जाए वो आपने लिखनी है। एक ऐसा कल्चर वहाँ पे दें जहाँ पे बच्चे की रिस्पेक्ट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे बच्चों को दें, छोटे छोटे रोल दें, ताकि बच्चा सोसाइटी के अंदर भी जाके उस तरह के रोल प्ले करना शुरू कर दे। बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें यह है कि
बच्चे और टीचर के दरमियान एक मुआहदा हो जाए कि ये आपने ऐसे ऐसे करना है, और उस पर उसके बाद जो है ना वो बच्चे को अप्रिशिएट करे टीचर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव डिस्कशन, बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी दूसरों को ऑब्ज़र्व करें और फिर देखें कि उसने कैसे किया, मैंने कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस किस चीज़ का होता है कि अच्छे काम दिखा के इस थियरी के अंदर बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है जी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। इस थ्योरी का फोकस, अब ये चौथी थ्योरी है, सारी थ्योरीज अपनी जगह ठीक है, ये याद रखिएगा, कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जिसको हम निगेट कर सके। ये थ्योरी क्या कहती है, अब इसकी बड़ी आसान सी इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इस बच्चे को अगर आप देखें और इन बच्चों को देखें, आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये बच्चा स्कूल में जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं है, शूज़ नहीं है, बैग नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, बुक्स नहीं है। ये बच्चे सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बच्चा बेहतर लर्न कर रहा होगा, इसको किस चीज़ की होगी परवाह, इसकी खाने की होगी, कपड़ों की होगी, जूतों की, और ये सारी की सारी तवज्जो कहाँ पे लगा रहे होंगे, अपनी पढ़ाई के ऊपर। ये डिफरेंस होता है। अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर ये कहते हैं कि हमें ना बच्चे की होल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, उसकी नीड्स को पूरा करके, इमोशनल और सोशल नीड्स को पूरा करके उसकी मुकम्मल पर्सनैलिटी पे फोकस करना चाहिए। ये थ्योरी ये कहती है कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो होता है ना, यानी बच्चे की नीड्स जहाँ पे पूरी हो रही हो तो वहाँ पे बच्चा मोटिवेट होता है। अगर उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही तो उसकी लर्निंग नहीं होगी। अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग। इस तरह जैसे इनके वालिदैन माशाल्लाह इकोनॉमिकली फ़िट है तो ये बच्चे के लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, बच्चे इसे सीखेंगे। इनके लिए नहीं है तो नहीं सीखेंगे, साफ ज़रा ये लर्निंग क्या करेगा बच्चा बेचारा। तो स्टूडेंट आर मोटिवेटेड बाई सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड अचीवमेंट। तो जब ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं, मिसाल के तौर पर एक बच्चे के पास जूता नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, तो आप लाख उसको लेक्चर देते रहे, वो पढ़ने के काबिल नहीं होगा, वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। उसका फोकस ये होगा मुझे अच्छा खाना मिल जाए, मुझे जूते कपड़े मिल जाएं बस। और जब ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो फिर खाना आ गया तो वो कहेगा कपड़े आ गए तो वो कहेगा जी मेरे को फ्रेंड बन जाए, फिर उसके बाद वो कहेगा कि जी मैंने पढ़ना है। ठीक है, तो यही इस थ्योरी का फोकस है कि बच्चों को क्या करें, हम एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। अब इसमें हम एज अ टीचर क्या रोल प्ले कर सकते हैं। टीचर का पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो, स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, ठीक है, उनकी केयर करे, कोई गरीब बच्चा है, कोई फाइनेंशियली वीक बच्चा है तो उस पर ताने ना करे लगाए टीचर, ठीक है, जेन्युइन केयर करे, जहाँ पे उसके मसले हैं उसको समझे, ठीक है, उनकी बेसिक नीड्स को मीट करे। बेसिक नीड से मुराद ये कि जहाँ पे हो सके, अब एक बच्चा है जो किसी गरीब फैमिली से है, लो कॉस्ट से है, तो उस बच्चे की सेफ्टी को वो इंश्योर करे, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे उस पर उसकी कास्ट की वजह से, उसके रिलीजन, उसके सेक्ट की वजह से, उसकी लैंग्वेज की तरफ से बुलिंग ना करे, उसको तंग ना करे। तो टीचर की ज़िम्मेदारी है कि उसकी बेसिक नीड्स को, जिसमें जो है ना उसका खाना पीना, उसकी यूनिफॉर्म है, स्टेशनरी है, और उसकी जो बिलोंगिंग है, जो क्लासमेट है, उसको सेफ़ रखे, डिस्टर्ब ना करें। स्टूडेंट चॉइस एंड ऑटोनॉमी, इसकी थ्योरी का ये भी फोकस है कि बच्चों को चॉइस देनी चाहिए, बच्चा अपनी चॉइस के मुताबिक पढ़े, ठीक है, वो डिसीजन करे, वो एक्टिविटीज़ में जाए, अपनी पसंद से जाए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन दो तरह की होती है। एक ये है कि एक बच्चे के अंदर एक जज्बा मौजूद है कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है। एक ये है कि किसी ने उसको एक ट्रैक पे लगा दिया। तो जो अंदर से होती है ना मोटिवेशन, वो होती है इंट्रिंसिक, इनकरेजिंग लर्निंग फॉर द पर्सनल ग्रोथ, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। दूसरा है, उसके बाद एक्सटर्नल की, यहाँ पे हम बात नहीं करें क्योंकि ये सारी की सारी थ्योरी जो है ह्यूमनिज्म ये कहती है कि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो बच्चा इनर उसको मोटिवेशन आती है, जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इसमें इस थ्योरी का ये भी फोकस है कि टीचर का जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो नॉन थ्रेटिंग हो, यानी सपोर्टिव हो, किसी भी बेस पे कमज़ोरी की वजह से, फाइनेंशियल है, लैंग्वेज है, सेक्ट है, रिलीजन, किसी भी हवाले से उसको कोई है तो उस बेस पे उस बच्चे के साथ कोई गैर इम्तियाजी सलूक ना करे। डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिसेस, क्लासरूम में सारे बच्चों को इंक्लूसिव, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट हो, सारे बच्चों को इन्वॉल्व करे और बच्चे की सोशल, इमोशनल, हर तरह की डेवलपमेंट पे फोकस करे उस्ताद, ठीक है, और बच्चों को इस
इस स्टेज पर ले आए कि वो बच्चे जो है ना वो अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, अपना एनालिसिस करें, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता। तो ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब बच्चे की बेसिक नीड्स को हम पूरा करेंगे। तो इस थ्योरी का फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि जब तक बच्चे की बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक नीड्स हम पूरी नहीं करते, तब तक बच्चा लर्निंग पे नहीं जाता। और जब बच्चा लर्निंग पे जाता है तो उससे ऑनवर्ड टीचर को क्या करना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप, उसको अप्रिशिएट करे, उसकी नीड्स को एड्रेस करे, उसको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने समझे, ठीक है, जहाँ जिस हद तक हो सके टीचर उसको सपोर्ट करे, जो बच्चे की चॉइसेस हैं उसको फ्रीडम दे, ठीक है, इनर मोटिवेशन दे, कम्युनिकेशन अच्छी रहे, पॉजिटिव रखे, ठीक है, क्लासरूम की जो प्रैक्टिसेस है वो डेमोक्रेटिक रखे। यानी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस से मुराद ये वो तमाम प्रैक्टिसेस जिससे मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा हो। ये नहीं है कि जो जिससे उसको अपने आप उसको ख़ुद को फ़ायदा हो, जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूँ मजबूरी में। अच्छा, उसके बाद है जी हमारी लास्ट थ्योरी, और ये है कंस्ट्रक्शनिज़म थ्योरी। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शनिज़म। जोहन डेवी का, जीन पियाजे का, लिव वैगोस्की का, ये नाम हमें मिलते हैं। ये देखें, ये थ्योरी क्या कहती है। हमने ना लेक्चर नंबर 1 के अंदर लर्निंग स्टाइल पढ़े थे 4, उसमें चौथा पढ़ा था किनेस्थेटिक लर्नर। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शनिज़म किनेस्थेटिक लर्नर ये रिलेट कर रहे हैं आपस में, जिसको हमने एक्टिव लर्निंग भी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। तो ये थ्योरी कहती है कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है एक्टिवली, अपने हाथों से काम करके। यानी इसमें ये नहीं होता कि उस्ताद बताए। अब देखें, पहली थ्योरी कहती है कि बच्चा रिवार्ड या पनिशमेंट से सीखता है, दूसरी कहती है थिंकिंग इमेजिनेशन, अपने माइंड से सीखता है, तीसरी थ्योरी कह रही है दूसरों को देख के वैसा करने से सीखता है, चौथी थ्योरी क्या कह रही है कि बच्चा कहाँ से सीखता है, जब उसकी बेसिक नीड पूरी होती है तब जाके वो लर्निंग के लिए इनकरेज मोटिवेट होता है। ये थ्योरी कहती है कि बच्चा अपने हाथ से करके चीज़ें सीखता है, एक्सपीरियंस से, एक्टिविटी से, डिमॉन्स्ट्रेशन से। यानी इसमें यह है कि बच्चा पैसिव नहीं होता, बच्चा एक्टिव होगा और वह खुद कंस्ट्रक्ट करता है, इसी से उसकी लर्निंग बेहतर होती है। जीन पियाजे, लिव वैगोस्की इसके जो है वो सपोर्टर है। तो इस थ्योरी का सारा फोकस किस चीज़ के ऊपर है सर? इसका फोकस है कि लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, बच्चा अपने हाथ से करे। एक सवाल लाजमी कंस्ट्रक्टिविज़म या लर्निंग बाय डूइंग या एक्टिविटी मेथड, इन तीनों में से एक सवाल आपके पेपर में इंशाल्लाह लाजमी आएगा, मैं बता रहा हूँ। इसमें स्टूडेंट पैसिव नहीं होते बल्कि एक्टिव होते हैं। तो इस पे क्या किया जाना चाहिए, कैसे कर सकता है एक उस्ताद कैसे? एक्सपेरिमेंट, रोल प्ले, मैनिपुलेटिव मॉडल्स। अब देखें, एक्सपेरिमेंट करवाए छोटे छोटे, रोल प्ले, बच्चे को किसी का कोई रोल दे दे, ठीक है, कि तुम कैद आज़म बन जाओ, तुम लियाकत अली ख़ान बन जाओ, बच्चे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें। मैनिपुलेटिव, उनको मटेरियल या मॉडल्स, चीज़ें दे दे, बच्चे उनको यूज़ करें खुद ही। मिसाल के तौर पर घड़ी पे, सुइयों वाली घड़ी पे टाइम बताना है तो वो घड़ियाँ दे दे और इससे कि ये टाइम बना के मुझे दिखाओ, ये मैनिपुलेटिव है, मॉडल्स है, ठीक है। ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेशन, तो बच्चों को आपस में छोटे छोटे ग्रुप बनाए, वो डिस्कशन करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें या मिल के टास्क कंप्लीट करें। स्कैफोल्डिंग के, बच्चों को टेम्परेरी, यहाँ पे भी आएगा स्कैफोल्डिंग। क्यों? क्योंकि इसमें हमने स्कैफोल्डिंग पढ़ा था MQ, मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें जो ज़्यादा होता है ना बंदा, नॉलेज जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो सपोर्ट करता है। तो इसमें कोई बच्चा भी स्कैफोल्डिंग का रोल प्ले कर सकता है, जो अच्छा बच्चा उनके ग्रुप के अंदर, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तो टीचर को चाहिए कि बच्चे को मल्टीपल एक्टिविटीज़ करवाए, ठीक है, मल्टीपल वे से उसको, ताकि जो क्लास में मुख्तलिफ बच्चे हैं जिनके प्रॉब्लम्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो सारे के सारे एड्रेस हों, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन हो। एक होता है क्लोज एंडेड। पाकिस्तान कब बना? 1947 को, ये क्लोज एंडेड है। पाकिस्तान बनने की वजूहात क्या है? अब ये ओपन एंडेड है, मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ जवाब दे सकते हैं। डिस्कवरी लर्निंग है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। डिस्कवरी से मुराद बच्चे खुद जाए बाहर, मैंने ये भी शायद आपको पढ़ाया है, नहीं तो टीचिंग मेथड में पढ़ेंगे, तो बच्चे बाहर जाएंगे। मिसाल के तौर पर सीड कैसे जर्मिनेट होता है, तो बच्चे को सीड दिया जाए कि ये इसमें डिस्पोजेबल ग्लास में लगाएं और इसको जर्मिनेशन का प्रोसेस खुद देखें, ये डिस्कवरी लर्निंग है, यही रिसर्च होती है। एक्टिव इंगेजमेंट, बच्चे को मुसलसल क्लास के अंदर एक्टिवली इंगेज रखे उस्ताद, ठीक है। बच्चे के प्रायर नॉलेज को उसकी न्यू एक्टिविटी के साथ लिंक करे ताकि बच्चा उसको यूज़ करता रहे। इनकरेज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसको कहती है? अपनी खूबियाँ खामियाँ देखना। बच्चे को इस काबिल बना दें कि वो अपनी खूबियाँ खामियों को खुद जो है वो देखे। तो अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है, या यूँ से सादा सा सवाल आ जाए कि हाउ लर्निंग थीरीज आर इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग क्लासरूम,
तो इसके लिए फिर हम ये स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड स्ट्रेटजीज़ कि हम मल्टीपल थीरीज़ को फोकस करें, यानी बच्चे की कॉग्निशन पे भी फोकस करें, एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करें, ठीक है, उसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी दे। ये सारा काम हम करते हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक थीरी को फॉलो नहीं करते। अब आप खुद सोचें, क्या ऐसे होता है कि सिर्फ कॉग्निटिविज्म के ज़रिए हम पढ़ाते हो? नो। क्या सिर्फ होता है कि हम सिर्फ एक्टिविटी से पढ़ा रहे हो, सवाल जवाब ना कर रहे हो? नहीं होता ऐसे, ठीक है। हम क्या बच्चे हमें देख के नहीं सीखते? सीखते हैं। क्या हम बच्चों के नीड्स को पूरा नहीं कर रहे होते? कर रहे होते हैं। तो ये सारे काम है, तो हम इसको कहते हैं एक्लिक्टिक अप्रोच। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसको याद करने, ECLECTIC, एक्लिक्टिक अप्रोच। ये हम यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए? इस पर्पज़ के लिए कि जब हम मुख्तलिफ थीरीज़ को एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसको ब्लेंड स्ट्रेटजीज़ या एक्लिक्टिक स्ट्रेटजीज़ कहते हैं। फिर है जी कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो हम कंसिस्टेंट रहें, कोई भी थ्योरी है हमने उसको कंसिस्टेंट वे में लेके चलें। अडॉप्टेबिलिटी, बच्चे को देखें कि बच्चा कौन सी चीज़ को बेहतर समझ सकता है। यहाँ पे अजान हो रही है, सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक में ले रहा हूँ। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे अडॉप्टेबिलिटी की। मतलब हम सारी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करेंगे। अच्छा, नंबर 2 हम कंसिस्टेंट सर रहेंगे। वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, अब बात हम कर रहे थे कि हम सबसे पहले के स्ट्रेटजीज़ को मिक्स करेंगे, सारी स्ट्रेटजी थीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, हम कंसिस्टेंट रहेंगे। जो जिस तरह से हम उसको लेके, ये नहीं है कि एक चीज़ स्टार्ट की उसको दरमियान में छोड़ दिया, नो। आपने एक एक्टिविटी से पढ़ाया तो उसको एंड तक लेके जाएंगे। अडॉप्टेबिलिटी कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंटल लेवल क्या है। अब मिसाल के तौर पर आप दूसरी क्लास के बच्चे को क्या लेक्चर मेथड से पढ़ा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए आपको एक्टिविटी करवानी पड़ेगी, इसलिए उसके हाथ से पकड़ के उसको लिखना सिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप उसे कहेंगे बेटा बोर्ड पे आओ लिखना शुरू कर दो, नहीं लिख सकेगा वो। अडॉप्टेबिलिटी क्या है कि बच्चे को असेस करें और वो स्ट्रेटजीज़ अपनाएं जो बच्चे के लेवल की हो, ठीक है। कल्चरल रिस्पॉन्सिवनेस, आप देखें किसी की लैंग्वेज सिंधी है, किसी की पंजाबी है, किसी की पश्तो है, किसी की सराइकी है, तो आपने ये देखना है कि ये बच्चे मुख्तलिफ डाइवर्स कल्चर से हैं, तो हर एक के कल्चर के बच्चे को आपने उसके प्रॉब्लम्स को, उसके बिहेवियर को एड्रेस करना है। तो इस तरह हम इंटीग्रेट करते हैं। मैं इन सारी थीरीज़ का एक दफ़ा क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसको सुन लेना, फिर हम सवाल समझेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा, इसमें हमने ये देखा कि क्लासरूम मैनेजमेंट किसको कहते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं कि एक पॉजिटिव और ऑर्गेनाइज लर्निंग एनवायरनमेंट आप अपनी क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं ताकि बच्चे की डिस्ट्रप्शन कम से कम हो और उसकी लर्निंग बेहतर से बेहतर हो। यानी क्लासरूम के एनवायरनमेंट को बेहतरीन, साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज करना क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। सबसे पहले हमने लर्निंग थीरीज़ को देखा कि लर्निंग थीरी होती है कि बच्चा लर्निंग किस तरह उसकी होती है, कौन सा वे है जिससे बच्चा सीखता है, ठीक है। हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस, ये लर्निंग थ्योरी है। फिर हम इनको लिंक करेंगे क्लासरूम को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी में हमने कहा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इसमें बच्चा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से सीखता है। किसके ज़रिए? रीइंफोर्समेंट, जिसको कलेक्टिवली कहा जाता है। बच्चे को रेपिटेशन से, रिवॉर्ड से, प्रैक्टिस से, ठीक है, अच्छी चीज़ें करा, अच्छी चीज़ों पे रिवॉर्ड दे के बुरी चीज़ों पे पनिश करके बच्चे के बिहेवियर को, यानी उसकी लर्निंग को बेहतर किया जाता है। इस पे क्लासिकल कंडीशनिंग हमने बात की है कि न्यूट्रल स्टिमुलस को, वो नर्स वाली मैंने एग्जांपल दी है कि उसको एक मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट हम कर देते हैं, ठीक है। एक अच्छा टीचर है, वो एक अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, जो सब्जेक्ट बच्चे को अच्छा लगता है तो वो टीचर भी अच्छा लगने लग जाएगा, जो पहले जिसका नाम ही बच्चे को नहीं पता था। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये है कि परफॉर्मेंस के बाद उसको कोई रिवॉर्ड दे देना, पनिश कर देना, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। सोशल लर्निंग थ्योरी 2 जगह यूज़ होती है, अलग से भी कुछ लोग इसको बिहेवियरिज्म में लिखते हैं, लेकिन मैं अक्सर इसको अलग से भी पढ़ाता हूँ। तो ये लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, इसमें हमने कहा कि बच्चे को रिवॉर्ड दे दें, बच्चे को पनिश कर दें, बच्चे के लिए कोई टोकन सेट कर लें, यानी कोई प्राइज़ पहले से फ़िक्स कर लें, ठीक है। क्लियर रूल्स हों ताकि बच्चे को पता हो कि इस पे मुझे सज़ा या जज़ा मिल सकती है, ठीक है। बच्चे के बिहेवियर को एकदम से चेंज करने की कोशिश ना करें, स्मॉल स्टेप्स में करें, ठीक है। तो ये होती है बिहेवियरिज्म के थ्रू क्लासरूम मैनेजमेंट। फिर हमने कॉग्निटिविज्म की बात की, तो इसमें कहा जाता है कि बच्चा इन्वायरमेंट से नहीं अपने माइंड से सीखता है, एक्टिवली बाय माइंड, ठीक है। इसमें स्कैफोल्डिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, चीज़ों को मेमोराइज करने से, चीज़ों को सोचने से बच्चा जो है उसकी लर्निंग होती है, वो समझता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, इसमें जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलप, ये चारों हमने दोबारा पढ़नी है, आई रिपीट, ये चारों टर्म्स हमने मुकम्मल, इन पे 3-3, 4-4 स्लाइड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
इन चारों के ऊपर। ये जो पढ़ रहे हैं ना हम, बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी टॉपिक है और क्लासरूम मैनेजमेंट का भी है, लर्निंग थियरीज़। तो इसलिए हम वहाँ पे सिर्फ है लर्निंग थियरीज़, यहाँ पे हमने इसका सिर्फ बेसिक देखा है। वहाँ पे डिटेल में आपके 3-4 लेक्चर हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह। तो अब देखें जीन पियाजे की ये थ्योरी के 4 स्टेजेस हैं। वाइगोस्की का जीपीडी और स्कैफोल्डिंग आपने पढ़ा है इसमें। तो इसमें उसके बाद स्पाइरल करिकुलम है, जिसमें मैंने कहा कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें फिर समझने की सलाहियत रखते चले जाते हैं। फिर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है कि हम चीज़ों को समझते हैं, माइंड में स्टोर करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनको डिकोड या रिट्रीव करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब इसके ज़रिए क्या है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेंगे, रट्टे पे नहीं लेकर आएंगे उसको, उसके समझने के लिए उसको सपोर्ट देंगे और फिर उस सपोर्ट को कम करते जाएंगे। बच्चे के न्यू और प्रीवियस नॉलेज को लिंक करेंगे, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इंगेज करेंगे, उनकी रूटीन बनाएंगे कि वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हों। मेटाकॉग्निशन पे उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो अपने माइंड के अंदर मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं उनमें से बेस्ट आइडिया फाइंड आउट करने के काबिल हो जाए। क्वेश्चनिंग टेक्निक पे बच्चे को लगाएंगे। फिर सोशल लर्निंग थ्योरी हमने पढ़ी है कि बच्चा किससे सीखता है, दूसरों को ऑब्जर्व करके, जिस तरह वो देखता है वैसे वो करने की कोशिश करता है। ठीक है, इमिटेशन से। अब जिनकी वो इमिटेशन करते हैं उनको मॉडल्स कहा जाता है। जैसे वो करते हैं वैसे करने की कोशिश करता है। दूसरे को अच्छा रिवॉर्ड मिला तो वो भी अच्छा रिवॉर्ड के चक्कर में पड़ जाता है। दूसरे को पनिशमेंट मिली तो उससे बचने की कोशिश करता है। तो इसमें टीचर रोल मॉडल होता है। ठीक है, हम बच्चों को रोल मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छे बच्चे होते हैं, बच्चों को कोऑपरेशन कोलैबोरेशन पे लगाते हैं हम, मल्टीपल रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि बच्चा उस जैसा अच्छा बनने की कोशिश करे। बच्चे के अंदर सेल्फ एफिकेसी कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे कर सकते हो, अच्छे बन सकते हो, ये इनकरेजमेंट उसके अंदर लेकर हम आते हैं। ठीक है, उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो दूसरों की अच्छी चीज़ों को देख के वैसा अच्छा करने की कोशिश करे, दूसरों की पनिशमेंट को देख के खुद गलत चीज़ों से रुके। ये थ्योरी थी। फिर ह्यूमनिज़म है, इसमें हमने बात की है कि बच्चा जो है ना, जिसकी बेसिक नीड फुलफ़िल होती हैं वो अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, वो लर्निंग की तरफ माइल होता है। और जिसकी ये नहीं होती, खाना पीना कपड़ा सोना घर, ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, तो वो पढ़ने के काबिल नहीं होगा बच्चा, या पढ़ने की तरफ नहीं आएगा कभी भी। काबिल तो होगा बट पढ़ने की तरफ नहीं माइल होगा। इन बच्चों की तरह जैसे ये हमारे पास बच्चे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमनिज़म में मैस्लो और रॉजर ये कहते हैं कि उसकी बेसिक नीड आप पूरी करो, उसका एनवायरनमेंट सपोर्टिव रखो, तभी जाकर वो कुछ लर्न करेगा, कुछ सीखेगा। ठीक है, फिर वो अपनी सेल्फ वर्थ, अपने आप को पहचानेगा कि मेरी भी कोई एग्जिस्टेंस है, मैं पढ़ूंगा तो बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा तो कुछ मेरा नाम होगा। वो सेल्फ वर्थ और अचीवमेंट की तरफ आएगा फिर जब उसकी बेसिक नीड आप क्लास के अंदर पूरी करें। तो इसमें रिलेशनशिप अच्छा बनाएं, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करें। ठीक है, उसको इंटरनली मोटिवेट करें, उसकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएं, कम्युनिकेशन एम्पैथेटिक रखें, थ्रेटिंग इन्वायरमेंट क्लास का ना हो। ठीक है, क्लासरूम की जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी हों कि मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा हो। ठीक है, बच्चे की होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करें। लास्ट सीरीज हमने पढ़ी है कंस्ट्रक्शनिज्म, तो इसमें हमने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा सीखता है, पैसिव नहीं, एक्टिव हो के बच्चा सीखता है। वो एक्टिविटीज़ करता है, वो अपने हाथ से काम करता है, जिसको हैंड्स ऑन लर्निंग कहते हैं। उसको ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें, मटीरियल उस्ताद क्लास के अंदर प्रोवाइड कर देता है, वो उनको यूज़ करता है। ठीक है, वो जो गलतियाँ भी करता है, ट्रायल एंड एरर, वो गलतियाँ करता है, उनसे सीखता है, फिर एक वक्त में वो एक्सपर्ट बन जाता है। जो काम हाथ से बच्चा करता है ना, वो उसको सबसे ज़्यादा याद रहता है ज़िंदगी में। तो ये कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी का बिलीव है कि हैंड्स ऑन लर्निंग करवाएं, बच्चे को ग्रुप वर्क करवाएं, बच्चे को मल्टीपल एक्टिविटीज़ करवाएं, बच्चे को पूरे लेक्चर के अंदर इंगेज रखें, उसी से काम करवाएं, उसके प्रीवियस और न्यू नॉलेज को आपस में लिंक करें और बच्चे को रिफ्लेक्शन पे लगाएं। जी, अब आपके जितने भी सवाल हैं, आपका क्वेश्चन टाइम है, 1 बाय 1 करते जाएं। जी प्लीज़। और जो मॉडल है वो सेम थिंग है या डिफरेंट है? मॉडल और किसको? इमिनेशन नहीं है, इमिटेशन है। जी। इमिटेशन कहते हैं दूसरों को कॉपी करना, और जिसको हम कॉपी करते हैं उसको मॉडल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रही हैं, बच्चा छोटा आपको देख के आप जैसी नमाज पढ़ता है, उसका ये अमल इमिटेशन कहलाएगा, और आपको वो इमिटेट कर रहा है, तो यू आर द मॉडल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, ये बॉब थ्योरी वाली है ना, जिसमें बॉब डॉल की थ्योरी दी थी 1961 में। एल्बर्ट बेंडोरा की थ्योरी है बोबो डॉल थ्योरी। उसमें भी यही था कि बच्चों को दिखाया गया था कि बच्चे एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, वो एक डॉल थी, उसको उठा के फेंका, तो उसने ये देखा
कि जिन बच्चों ने उसको डॉल को उठा उठा के फेंक रहे थे ना, तो जिन बच्चों ने इस अमल को देखा तो वो भी बच्चे ऐसे लड़ने झगड़ने लग गए, और जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं दिखाई गई वो नॉर्मल रहे। तो ये वही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चा जिस तरह का माहौल ऑब्जर्व करता है वैसे उसका एक्ट होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। सर हाई ऑर्डर क्वेश्चंस क्या होते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन ये होते हैं कि जिसमें बच्चे को डीप थिंकिंग पे बच्चा चला जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान किस तारीख को मौरद वजूद में आया, या पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम क्या है। अब ये जो सवाल है ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या है, एक सादा सा सवाल है, ठीक है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, या कौन सा एक एलिमेंट है कि अगर वो मिस हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब आप सोचेंगे, ठीक है, सोच के जवाब देंगे इसके ऊपर। या मैं आपसे ये कहता हूँ बारिश क्यों होती हैं, बारिशें क्यों होती हैं, आप देखें इसके एक लॉजिकल रीज़न है कि क्यों होती है, तो उस पर आप सोच विचार करके जवाब देंगी। मैं आपसे कहता हूं कि जी 515 जमा 323 जमा 436, आप इस पे ये देखें कि आपको सोचना पड़ेगा। जी सर ओपन एंडेड और हायर ऑर्डर क्वेश्चन ये सेम है? सेम होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर आपने जो एथलेटिक स्ट्रेटजीज बताई थी वो कौन सी होती है? कौन सी सर? सॉरी दोबारा करें सवाल। सर जो आपने लास्ट स्लाइड में नहीं बताई, पता नहीं क्या, एसीटी एथलेटिक स्ट्रेटजीज पर क्लास। एक्लेक्टिक स्ट्रेटजीज, ये मैं लिख देता हूँ, चले एक्लेक्टिक, ठीक है, ECLECTIC, एक्लेक्टिक या ब्लेंडेड एक ही बात है, ये होती है टर्म एक्लेक्टिक। जी सर ये टेस्ट है, ये एमसीक्यूज बेस्ड होगा या फिर जो है सब्जेक्टिव होगा? पेडागोजी का तो CRQs है ना जी, सब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज बेस्ड नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, इसको तो थोड़ा रिपीट करें। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ कि मैं सवाल सुनिए, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि सिंध का सबसे अच्छा शहर आपको कौन सा लगता है। सपोज करिए आपको 3 शहर अच्छे लगते हैं, आप उनमें से किसी एक का नाम ले। मैं सिर्फ कहता हूँ कि आपको सिंध का कौन सा शहर अच्छा लगता है, फ़ौरन आपके माइंड में ना, आपके माइंड में 2-3 शहरों के नाम आ जाते हैं फ़ौरन से ही। अब मैंने क्या पूछा है, कौन सा शहर, यानी एक। अब आप सोचेंगे कि इन तीनों में मुझे कौन सा अच्छा लगता है, फिर आप एक को चूज़ करेंगी। ये देखें कि आप आपके माइंड में जो आइडियाज़ हैं ना, उनमें से बेस्ट आइडिया को चूज़ करते हैं कि इनमें से कंपैरेटिवली कौन सा अच्छा है। दैट इज़ मेटाकॉग्निशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसको हम कहते हैं कि जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। जर्नल से स्पेसिफिक भी आप कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। इस एग्जांपल को जो मैंने दिए, इसको हम सर इजी वे से कोई क्लास मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा सा समझाएं, जैसे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ का हो, क्लास मैनेजमेंट हाउ टू मैनेज क्लास। जो ब्लेंडिंग सर इसमें देखें इजी वे में थ्योरीज को यूज करते हैं, जबकि हमने तो पढ़ा है कि ब्लेंडेड जो लर्निंग होती है उसमें कभी कभार ऑनलाइन क्लास होता है और कभी कभी ऑफलाइन, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैडम मैंने किसी भी वक्त पूरे लेक्चर में ब्लेंडिंग स्ट्रेटजीज़ को ये नहीं कहा कि ब्लेंडेड स्ट्रेटजीज़ का मतलब जो आप बता रही हैं वो ब्लेंडेड लर्निंग है। मैंने कहीं पे भी ब्लेंडिंग लर्निंग वर्ड यूज़ नहीं किया, ब्लेंडेड स्ट्रेटजीज़ या एक्लेक्टिक स्ट्रेटजीज़ यूज़ किया। इसका मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को मिक्स करते हैं। मल्टीपल, यहाँ पे थीरीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे थीरीज़ की बात हो रही है कि थीरीज़ को आप मिक्स करेंगे तो ये ब्लेंडेड या एक्लेक्टिक कहलाएंगी। लर्निंग की बात ही मैंने पूरे लेक्चर में कहीं नहीं की। जो आपकी बात है वो बिल्कुल ठीक है कि ब्लेंडेड लर्निंग फ़िज़िकल और ऑनलाइन का कम्बिनेशन होती है, बट मैंने जो बात की है वो लर्निंग की किसी भी वक्त नहीं की। मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब आप मुख्तलिफ जो लर्निंग थीरीज़ है ना, इनको आप यूज़ करते हैं ना एक साथ, कोग्निटिविज़म, बिहेवियरिज़म, तो इसको कहते हैं ब्लेंडेड स्ट्रेटजीज़ या एक्लेक्टिक स्ट्रेटजीज़। जी अब सर आप जो सवाल कर रहे थे कि क्लासरूम मैनेजमेंट को हम कैसे मैनेज करें, देखें हमारा टॉपिक था लर्निंग थ्योरीज़ के ज़रिए कैसे मैनेज करेंगे। अब आपका जो सवाल है वो सिंपल सा है कि हम क्लास को कैसे मैनेज करेंगे। सर सबसे पहले टीचर का पंक्चुअल होना, इन टाइम क्लास में पहुँचना। नंबर 2 टीचर का वेल प्रिपेयर्ड होना, उस्ताद के पास लेसन प्लान मुकम्मल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, उसने कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है किस वक्त, उसके पास अपनी बुक मौजूद है, ठीक है। अच्छा नंबर 3 उसने टाइम को प्रॉपर मैनेज किया, लेक्चर दिया, क्वेश्चन किए, असाइनमेंट दी। नंबर 3 स्टूडेंट को इंगेज रखना,
बच्चे के डिसरप्टिव बिहेवियर को इन टाइम कंट्रोल करना, कोई शरारत करता है, आप कोई आवाज़ें कस रहा है, आप अपने लेक्चर जी मैं टाइम पे लेक्चर ख़त्म करूँगा, तो ये मिस मैनेजमेंट होगी आपकी। ठीक है, बच्चों के सवालात को एड्रेस करना, फॉर्मेटिव क्वेश्चनिंग करते रहना। मैंने बताया कि ड्यूरिंग लेक्चर जो सवाल होते हैं फॉर्मेटिव क्वेश्चनिंग है, वो इसलिए कि जब तक कि समझ आ जाए कि बच्चा समझ रहा है। तो ये सारे काम जब आप कर रहे होते हैं ना सर, तो इसको क्या कहा जाता है कि आप इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट करें। फिर आप उनको होमवर्क देते हैं, फिर उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, एंड एट द एंड जो अच्छे सवाल, जो बच्चे सवालों का अच्छा जवाब देते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर ये अपना ब्लेंडेड लर्निंग और स्ट्रेटजी में थोड़ा फर्क बता दें। सर एक सवाल है मेरा सर मैंने बताया है कि लर्निंग एंड स्ट्रेटजी, सर मैंने इसको बता चुका हूँ कि ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस का कम्बिनेशन। ब्लेंडेड स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे बात की है कि सर उनका सवाल मुकम्मल कर लूँ या पहले आपका सुन लूँ, जैसे आप कहें। सर पहला ही सवाल है मेरा, कब से सुन रहे हैं सर? एक ही सवाल है मेरा। आप एक मिनट वेट कर ले, मैं उनको जवाब मुकम्मल कर लूँ सर, फिर सुनता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं फ़िज़िकल और ऑनलाइन का कम्बिनेशन ब्लेंडेड लर्निंग है। ब्लेंडेड स्ट्रेटजी सर ये है कि मुख्तलिफ लर्निंग थीरीज़ को आप कंबाइन करते हैं। जी सर आप सवाल करें, क्या कह रहे थे? सर सवाल ये है कि आज आपने ओवरव्यू जो भी है सारे टॉपिक्स के ऊपर जस्ट आपने बताए हैं सारी चीजें, इनके ऊपर पूरे लेक्चर्स होंगे। होंगे तो सर, ये ओवरव्यू नहीं दिया है कि आज सर, ये देखें वन जी 1 घंटा 30 मिनट हो गए, 1.5 घंटा सर, बाकी क्लासेस आज नहीं होंगी। सर बाकी क्लासेस का मुझे नहीं पता, मैं पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, उनका नहीं मुल्ला मार साहब से या उनके एडमिन से आप पूछ लें। जी सर, ये जो ओवरव्यू है ना सर, ये ओवरव्यू नहीं है, ये आपका एक टॉपिक है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट और ये लर्निंग थीरीज वाला। जी सवाल सर करें। इस पे आप पूरा लेक्चर देंगे ना सर अलग से? ये तो आपने ओवरव्यू अभी सर दिया ये है, बात जस्ट ये है, ओवरव्यू नहीं है सर, ये पूरा टॉपिक आप पढ़ाएंगे ना सर? आपने खुद ही तो कहा है टॉपिक सर। जी सर एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अलग टॉपिक तो था, वो अलग टॉपिक है। क्लासेस हैं तो सर उनको भी मौका मिलना चाहिए। सर आप लें क्लासेस, मैंने तो नहीं रोका, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ओवरव्यू नहीं था, ये पूरा एक टॉपिक था, लेकिन इसमें टू द पॉइंट चीज़ें ऐड की गई हैं। इन पे अलग टॉपिक भी होंगे, अलग लेक्चर, इन पे कंप्लीट लेक्चर इन थीरीज़ को डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। जी सर, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन कर रहा था? बाकी जो क्लासेस हैं आप लोगों का, देखिए मेरी बात सुने। अच्छा सर, आपके जो सवाल, अगर किसी, मेरी बात मैडम, मैं उनको जवाब पूरा कर लूँ, 1 मिनट मैडम, 1 मिनट प्लीज़। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि बाकी क्लासेस, जिन लोगों ने बाकी क्लासेस लेनी है वो ये लीव कर सकते हैं अगर कोई सवाल नहीं है तो। ठीक है, ये तो हम इसलिए अभी तक कंटिन्यू रख रहे हैं कि अगर किसी का कोई सवाल है। जी मैडम पूछें अब। Sir, I have a question, please.